औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, आज हम जो है वो चार्जिंग सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली चार्जिंग सेक्शन जो है वो किसी भी लॉ में, जैसे पिछली क्लास में आपसे अर्ज की थी, इस बात का स्टेटस रखता है कि पूरा लो जो है उस एक चार्जिंग सेक्शन को एक्सफोल्ड कर रहा होता है। चार्जिंग सेक्शन जो है किसी भी लेवी वाले यानी कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू इकट्ठे करने वाले कानून के अंदर ऐसा सेक्शन होता है जो बेसिक उसूलों को मुरज्जा मुरतब कर देता है, और उस उसूलों के ऊपर जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होती हैं वो फिर बाकी लॉ में बिखरी हुई होती है। तो इनकम टैक्स लॉ का जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 4 है, और इसी तरीके से सेल टैक्स लॉ में जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 3 है। तो यहाँ पे बहरहाल चार्जिंग सेक्शन का नाम है सेक्शन 4 टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। जरा इसको देखते हैं कि क्या है मामला। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, जब कोई सेक्शन या सब सेक्शन इससे स्टार्ट हो सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अभी जो नीचे लिखी हुई बात मिलेगी इसके कुछ एक्सेप्शंस मिल सकते हैं, या इसको दूसरे अल्फाजों में हम स्टूडेंट्स को ऐसे कहते हैं कि आपको पूरे लॉ के ऊपर कमांड होनी चाहिए, तभी आप ये सब सेक्शन पढ़ सकोगे। ये सब सेक्शन में उमूमी बातें लिखी हुई हैं, मगर कुछ खवासी बातें कहीं और भी लिखी हुई हैं जिससे ये सब सेक्शन टकराएगा। और जब ये सेक्शन सब सेक्शन नीचे वाली बातें टकराएंगी उस खास बात से जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ, जो सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस के अंदर जो है वो इम्प्लिसिट है, वो वाली बात प्रिवेल करेगी और ये आम बात को पीछे छोड़ दीजिएगा। तो पहले हम ये आम बात को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। इनकम टैक्स जो है वो हर साल जो है वो लगेगा। इनकम टैक्स की जो है वो जो कैलकुलेशन है वो सालाना तौर पे मुकर्रर हो गई, और ये उस रेट पे लगेगी जो डिवीजन 1 और डिवीजन 2 में है। डिवीजन 1 और डिवीजन 2, डिवीजन 1 जो है वो इंडिविजुअल और एओपी के लिए है, और डिवीजन 2 जो है वो कंपनी के लिए है। और कहाँ पे जाके देखना चाहिए? पार्ट 1 फर्स्ट स्केड्यूल में जाके देखना चाहिए। मैं जरा ये दिखाना चाहूंगा आपको कि ये इनकम टैक्स लॉ के जो रेट्स होते हैं ये किस तरीके से पढ़े जाते हैं। यानी इसको कहा जाता है डिवीजन 1 और 2 के रेट्स। मैंने पिछली क्लास में भी आपसे अर्ज की थी कि जब भी इनकम टैक्स में कोई टैक्स रेट निकालना हो, चाहे वो विथहोल्डिंग का हो, चाहे वो चार्जेबिलिटी का हो, चाहे वो मिनिमम टैक्स यानी टर्नओवर टैक्स हो, हमेशा ये निकलेगा जो है वो फर्स्ट स्केड्यूल से। तो फर्स्ट स्केड्यूल का पार्ट 1 जो है उसके अंदर डिवीजन 1 और 2 जो है वो चार्जेबिलिटी के रेट को बयान करते हैं। डिवीजन 1 मैंने आपसे अर्ज की वो इंडिविजुअल और एओपी का है, और जो है वो डिवीजन 2 जो है वो कंपनी का टैक्स रेट है। ये देखिए। अच्छा, अब ये देखिए डिवीजन 1 और 2 के रेट्स आ गए। अब डिवीजन 2 के
डिवीजन टू में अगर आप जो है वो जाके देखते हैं तो उसमें आपको जो है वो इस तरीके से रेट मिलते हैं कि डिवीजन टू में कंपनी के रेट हैं, डिवीजन वन में इंडिविजुअल और एओपी के रेट हैं। वो आप लोगों को आइडिया होगा, आपने कैफ लेवल पे भी पढ़ा होगा कि उसके अंदर जो है वो शुरू के जो है वो 6 लाख रुपए तक 0% है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो है वो टैक्स रेट बढ़ता है। वो भी इंशाल्लाह अभी जो है वो आ जाएगा कुछ दिनों में, तो उसको जो है भी आपको दिखाते हैं। आज की क्लास में डिवीजन टू तो कम से कम देख लीजिएगा। वो ये है कि स्मॉल कंपनी अगर होगी तो उसके बेस में आप टैक्सेबल इनकम के ऊपर 20% लगाइएगा। बैंकिंग कंपनी होगी तो 39% लगाइएगा, एनी अदर कंपनी होगी तो 29% लगाइएगा। इसको कहते हैं फ्लैट टैक्स सिस्टम। फ्लैट टैक्स सिस्टम का मतलब ये होता है, या प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम का मतलब ये होता है कि चाहे 1 रुपए की इनकम हो कि 1 अरब रुपए की इनकम हो, टैक्स रेट जो है वो सेम ही लगेगा। Unlike the progressive taxation system which is applicable for individual and AOP, wherein as the income increases the tax rate increases। तो ये वाला जो है वो टैक्स सिस्टम जो आपको मैं कंपनी का दिखा रहा हूँ, ये है कंपनी का प्रोपोर्शनल टैक्स या बहरहाल फ्लैट टैक्स, जिसमें ये बात की जो है वो कोई कैद नहीं है कि इनकम कितनी है, जितनी भी होगी उसके ऊपर रेट यही लगेगा। इंशाल्लाह जो है वो कुछ दिनों में जो है वो आपको वो भी दिखाते हैं जब ये इंशाल्लाह अपडेट हो जाता है ऑर्डिनेंस, कि जहाँ पे जो है वो इनकम जो है वो बढ़ने के साथ साथ जो है वो टैक्स रेट बढ़ता हुआ नजर आएगा। और वो इंडिविजुअल और ईओपी के केस में आपको जो है वो नजर आएगा। और जो है वो उस केस में ये होगा कि भाई जो है वो उसको हम लोग जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम के नाम से पुकारेंगे। तो डिवीजन वन और डिवीजन टू में टैक्स रेट्स हैं। डिवीजन वन और डिवीजन टू में फर्क ये है कि डिवीजन वन इंडिविजुअल और ईओपी का है, डिवीजन टू जो है वो कंपनीज का है। और ये हमेशा जो है वो पार्ट वन फर्स्ट स्केड्यूल के ये डिवीजन को देखा जाएगा जब भी जो है वो टैक्स रेट अप्लाई करना होगा। अब डिवीजन वन के अंदर जब हम जाते हैं, डिवीजन वन में इंडिविजुअल और ईओपी है, तो उस केस में जो है वो आपको ये भी मिलेगा कि अगर जो है वो उसके क्लोज नंबर टू में जाके देखेंगे, यानी कि जो है वो क्लोज नंबर वन इंडिविजुअल और एओपी है, मगर अगर क्लोज टू में जाके देखेंगे तो उसमें सैलरीड इंडिविजुअल है। सैलरीड इंडिविजुअल वो होता है जिसकी सैलरी का प्रोपोर्शन, यानी कि पूरी टैक्सेबल इनकम के अंदर सैलरी का प्रोपोर्शन जो है वो 75% से जायद होता है। याद रखिएगा, पास पेपर में सवाल है उस केस में कि जब जो है वो सैलरी का प्रोपोर्शन एग्जैक्टली 75% होगा तो आप अपने आप को अदर इंडिविजुअल्स में लीजिएगा। सैलरीड इंडिविजुअल वो होता है जिसके सैलरी का प्रोपोर्शन जो है ओवरऑल टैक्सेबल इनकम में 75% से जायद होता है। अगर 75% से जायद सैलरीड इंडिविजुअल अपने आप को शुमार कर लेंगे तो आपको जो है वो महसूस होगा कि आपकी टैक्सेशन की जो रफ्तार है, यानी कि टैक्सेशन की जो कैलकुलेशन है वो रिलैक्स है एज कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल। अदर इंडिविजुअल वो होता है जिसकी या तो सैलरी होती नहीं है या सैलरी होती है मगर उसकी टैक्सेबल इनकम के प्रोपोर्शन जो है वो 75% तक होती है। और अदर इंडिविजुअल और ईओपी के टैक्स रेट में मुमासलत है। ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। आपको यहाँ पे जो है वो ये मैंडेट मिला कि हम जो है वो टैक्सेशन जो कैलकुलेट करने जाएंगे, वो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई कौन से साल का आप टैक्सेशन जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आपको मालूम है हर साल टैक्स के लॉज चेंज हो जाते हैं, तो टैक्स ईयर का मालूम करना सबसे सर फहरिस्त है। फिर आपको ये मालूम करना चाहिए कि पर्सन को मालूम करना चाहिए। पर्सन जब तक मालूम नहीं होगा आपको ये कैसे मालूम होगा कि रेट कौन सा लगाएं। अभी आपने देखा कि रेटों के अंदर तगय्युर है ऑन द बेसिस कि आप कौन सी पर्सनैलिटी कैरी कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद टैक्सेबल इनकम निकाल लीजिएगा। इंशाल्लाह अभी पढ़ लेंगे कि भाई इनकम कैसे निकाली जाती है और इनकम निकालने के बाद उसकी चार्जेबिलिटी कैसे एस्टेब्लिश की जाती है। इनकम की चार्जेबिलिटी यानी टैक्सेबल इनकम एस्टेब्लिश हो गई तो फिर इसके बाद रेट लगा दीजिएगा। कहानी यहाँ से बनेगी कि सबसेक्शन वन जो है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इज अ चार्जिंग सेक्शन है फॉर एनटीआर। एनटीआर क्या मतलब है? नॉर्मल टैक्स रेजीम। नॉर्मल टैक्स रेजीम वो होती है जिसमें एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। ये बेसिकली जो सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस है ये इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक आपको अभी इंशाल्लाह इसी डॉक्यूमेंट के अंदर फाइनल टैक्स रेजीम नजर आएगी जिसमें रेवेन्यू जो है वो टैक्स रेट के साथ जो है वो अप्लाई होता है और इसके ऊपर लाइबिलिटी निकलती है। इफ देयर विल बी द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस विद इन द इनकम फॉर कैलकुलेटिंग द टैक्स लाइबिलिटी, दिस इज कॉल्ड एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रेजीम। And if there is the liability
which is calculated on the basis of without deduction of the expenses. This is called final tax regime. तो ये subject to this ordinance के अंदर निशानदेही है कि आपको फाइनल टैक्स रिजीम भी लॉ में मिलेगी। जहां पे फाइनल टैक्स रिजीम ना हो बस वहीं पे नॉर्मल टैक्स रिजीम होती है और ये टैक्सेबल इनकम की बेस पे कैलकुलेट की जाती है। हमारी इंशाल्लाह स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम जो है वो एनटीआर की कैलकुलेशन के लिए पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका टैक्स रेजिडेंस देखेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, बहरहाल मैं बता भी देता हूं कि अगर एक बंदा रेजिडेंट प्रूफ हो जाता है तो उस केस में उसकी पाकिस्तानी इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों ही पाकिस्तान में टैक्सेबल होती है। और अगर एक नॉन रेजिडेंट होता है तो उसकी सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होती है, फॉरेन सोर्स इनकम को आउट ऑफ स्कोप कहा जाता है। और लॉजिकल भी है, इफ समवन इज रिजाइडिंग इन यूएसए एंड ही इज अर्निंग समथिंग इन यूएसए, इवन दो अगर वो पाकिस्तानी है भी तो भी वो पाकिस्तान में क्यों टैक्स देने आएगा। हाँ, अगर फॉरेनर हो तो फिर तो खुद सिरे से ही बात नहीं बनती है, मगर अगर वो पाकिस्तानी है तो भी बहरहाल वो पाकिस्तान में टैक्स देने थोड़ी आएगा। इफ ही इज रेजाइडिंग इन यूएसए एंड ही इज अर्निंग इन यूएसए तो व्हाई ही इज कमिंग टू पाकिस्तान, तो बिकॉज ऑफ द रीजन लॉजिकल पैरामीटर्स पे भी है। मगर ये के बहरहाल आपने लॉ की लैंग्वेज में भी ये कहना है कि जिसकी नॉन रेजिडेंट की स्टेटस होती है उसकी फॉरेन सोर्स इनकम को पाकिस्तान में टैक्स नहीं किया जाता। अब ये कैसे पता चलेगा कि बंदा कौन है और इसकी रेजिडेंस क्या है, इसके लिए इंशाल्लाह ये सेक्शन नंबर 80 से 84 और इसके साथ रूल नंबर 14 को लिंक करके पढ़ेंगे। फिर टैक्स ईयर को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रेट को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर टैक्सेबल इनकम को ऊपर रेट लगा के आप लाइबिलिटी निकाल लेंगे। और ये इनकम जिसके ऊपर आप टैक्सेबल इनकम निकाल के लाइबिलिटी वर्कआउट कर रहे हैं, ये एक ऐसी इनकम होगी जो कि एफटीआर के अंदर फॉल नहीं कर रही होगी। एफटीआर की इनकम अभी बिल्कुल नीचे आ रही है और उसके अंदर ये हो रहा होगा कि आप जो है वो एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर रहे होंगे। दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन द एनटीआर एंड एफटीआर। एफटीआर इज द ग्रॉस बेसिस टैक्सेशन एंड एनटीआर इज द नेट बेसिस टैक्सेशन। अच्छा, एनटीआर के अंदर वन ऑफ द खासियत ये भी है जो यहाँ पे जो सब सेक्शन 2 में लिखी हुई है वो ये है कि whenever you will be calculating the tax liability ऐसे निकलती है कि टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपने टैक्स रेट अप्लाई कर दिया। दिस इज कॉल्ड टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, अब जब टैक्स लाइबिलिटी आपने निकाल ली तो फिर इसके बाद जो है वो लॉ में एक तरीकाकार मौजूद है जिसके तहत आपको जो है वो टैक्स क्रेडिट सलाह होंगे। पिछली क्लासों में जब मैं लॉ का फॉर्मेट आपसे डिस्कस कर रहा था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि लाइक इफ यू आर फुल टाइम टीचर एंड रिसर्चर तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो सैलरी इनकम से आ रही होगी उसमें 25% की कटौती पॉसिबल है। तो बहरहाल जो भी टैक्स लाइबिलिटी के अंदर मिनहा होने वाली चीजें हैं उसको कहते हैं टैक्स क्रेडिट, टैक्स रिबेट्स या रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी में जब आप टैक्स क्रेडिट माइनस कर देते हैं तो जो रेजिड्यू फिगर रहती है उसको जो है वो कहा जाता है टैक्स पेएबल। What is the difference between the tax liability and the tax payable? The tax liability to mean taxable income multiplied by tax rate, and when the liability is worked out, the next step is to calculate the credits in order to deduct out of the tax liability in order to come up with the figure of tax payable. And the third situation, subsection 3 ये कहता है कि जब आप टैक्स क्रेडिट को माइनस करोगे तो हाउ यू विल मूव ऑन। तो उसके अंदर सबसे पहले आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट को माइनस कीजिएगा। ये इंशाल्लाह जगह पे हमारी पूरी डिटेल में डिस्कशन हो जाएगी। आज की क्लास में थोड़ा सा एक लेआउट अगर हम डिस्कस करें तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट ये चीज होती है कि देखिए मैंने आपसे अभी बात की कि अगर एक फॉरेन सोर्स इनकम है, वो बंदा नॉन रेजिडेंट या फॉरेनर है तो उसकी तो वो इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल है ही नहीं। मगर ये कि अगर जो है वो रेजिडेंट है लाइक रिजवान मनाई यानी मैं, और अगर मेरी इनकम जो है वो फॉरेन सोर्स भी होती है तो मैं पाकिस्तान में रेजिडेंट हूँ, मेरी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। अब मेरी फॉरेन सोर्स इनकम अगर पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी तो एक तो तरीकाकार ये होता है कि मैं डबल टैक्स ट्रीटी से फॉरेन सोर्स इनकम की पाकिस्तान में टैक्सेशन ना कराऊं। क्या डबल टैक्स ट्रीटी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है? तो फिर जो है वो दूसरी बचाव की क्या सूरत हाल कि मेरी फॉरेन सोर्स इनकम होगी, वहां पे हो सकता है कि फॉरेन कंट्री में भी टैक्स लग गया हो, पाकिस्तान में दोबारा टैक्स लगेगा तो आई विल बी बर्डन विद टैक्स ट्वाइस। तो उसको बचाने का कोई तरीकाकार, यस, सेक्शन 103 में आपको एक तरीकाकार बताया जाएगा कि वॉट एवर द टैक्स दैट यू आर पेइंग आउटसाइड पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान में अगर दोबारा टैक्सेबिलिटी हो रही हो तो पाकिस्तानी टैक्सेबिलिटी जो है वो उस वाली फिगर से जो फॉरेन कंट्री में आपने टैक्स की पे
पे की है, उससे एडजस्ट होने के बाद जो इंक्रीमेंटल इफेक्ट होगा, दिस इज जस्ट पेएबल टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज सिंपैथाइज्ड, दिस इज नॉट द कंपल्शन फॉर ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि भाई जो है वो आप इसके ऊपर रिलीफ दीजिए ही. ये एक नेसेसिटी के बेस पे है. वो समझ लीजिएगा 10 नंबर के जो एरिया जो थ्योरी वाला बताया था वहां पे आपको काम आएगा. ये यूनाइलेटरल रिलीफ या जिसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट कहा जाता है, ये क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है कि दिस इज एन इंसेंटिव टू ब्रिंग द फॉरेन कंट्री इनकम इन पाकिस्तान. इफ देयर विल बी अ सिचुएशन के कहा जाए कि फॉरेन कंट्री में टैक्स दीजिए और पाकिस्तान में कोई उस फॉरेन कंट्री के टैक्स का क्रेडिट रिबेट नहीं मिलेगा, तो नो वन विल ब्रिंग द मनी इन पाकिस्तान. एंड एज अ रिजल्ट पाकिस्तान की जो एक्सपेट्रिएट्स की इनकम है वो बहरहाल जो है वो आपको मालूम होगा कि वो बहुत ठीक ठाक सब्सटेंशियल अमाउंट है, इवन एक्सपोर्ट अर्निंग से भी ज्यादा है. तो उसके अंदर जो है वो उसकी कमर टूट जाएगी. तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट एक जो है वो मसलिहत के तहत एक ऐसा सिनेरियो है कि इफ यू आर रेजिडेंट एंड यू आर पेइंग द टैक्स on foreign source income outside Pakistan, that whatever the tax you have paid outside Pakistan will be adjusted against the tax liability of foreign source income in Pakistan. ये क्रेडिट माइनस करने के बाद फिर आपको जो है वो 61 से लेकर 65G तक के क्रेडिट माइनस करने हैं. 61 का क्रेडिट जो है वो डोनेशन है. 63 का क्रेडिट जो है वो अप्रूव्ड पेंशन फंड, ये जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो उसके अंदर एक पेंशन स्कीम होती है, उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा आपको एक क्रेडिट मिलेगा. फिर इसके बाद जो है वो अगर आप स्टार्टअप खोलते हो उसका एक क्रेडिट है. अगर आप ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बनाते हो उसका एक क्रेडिट है. तो देर इज अ लॉट ऑफ अदर क्रेडिट्स एज वेल जिसको कहा जाता है सेकंड ऑर्डर की क्रेडिट या 61 से 65G की क्रेडिट, वो फिर माइनस की जाती है. एंड थर्ड वन वो ये है कि 147 और 168 के विथहोल्डिंग टैक्सेस. देखें विथहोल्डिंग टैक्सेस जो है वो दो तरीके के हैं. एक तो विथहोल्डिंग टैक्स वो होता है जैसे कि अभी इसकी थोड़ी देर में आज की क्लास में इंशाल्लाह डिटेल पढ़ के जाएंगे कि जिसको कहा गया है कि भाई विथहोल्डिंग टैक्स जो कटा वो ही फाइनल डिस्चार्ज हो गया. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्यूट योर इनकम, यानी आप इनकम को निकालिए ही नहीं. जो विथहोल्डिंग टैक्स आपका कोई पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर डिडक्ट हुआ, इनकम से मुतालिक वो अमाउंट के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो जाना ही फाइनल डिस्चार्ज है. वन सच एग्जांपल वो ये है कि अगर आपका जो है वो पाकिस्तान से बाहर से एक्सपोर्ट का पैसा आता है, तो एक्सपोर्ट का पैसा अगर जो है वो पाकिस्तान में बैंक में उतरा तो बैंक जो है उसके ऊपर 1% टैक्स डिडक्ट कर लेता है. अगर लाख रुपए का अमाउंट है तो 1000 टैक्स डिडक्ट कर लेगा और 99,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा. अब ये 99,000 का जो अमाउंट आपकी किताबों में आया, जाहिर बात है इससे मुतालिक कोई एक्सपेंसेस होंगे, कुछ और जो है वो डिडक्शंस होंगी, वो सारी आप जो है वो टैक्स पर्पस के लिए नहीं करेंगे क्योंकि ये फाइनल टैक्स रिजीम में ये फाइनल टैक्स हो जाता है. इसी तरीके से प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड है. प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड अगर आप जो है वो प्राइस विन करते हैं तो प्राइस की विनिंग के ऊपर 15% टैक्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिडक्ट कर लेता है. एंड दिस इज द फाइनल डिस्चार्ज. इसको कहते हैं विथहोल्डिंग टैक्स एज अ फाइनल टैक्स. ये कहलाता है 169 का विथहोल्डिंग टैक्स. अब एक होता है विथहोल्डिंग टैक्स जो कहलाता है 168 का विथहोल्डिंग टैक्स. अब ये जो 168 का जो विथहोल्डिंग टैक्स है ये फाइनल टैक्स नहीं है, ये इनकम टैक्स नहीं है. ये वो वाला विथहोल्डिंग टैक्स है जो कि आपकी लाइबिलिटी से एडजस्ट होता है एज द क्रेडिट. लाइक अगर आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स देते हैं तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी सालाना साल के आखिर में होगी, उसके ऊपर टैक्स ये एडजस्ट हो जाएगी. अगर आप कोई प्लॉट वगैरह खरीदते हैं तो आपकी प्लॉट की फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर 3%, बजट से पहले 2% वो टैक्स लिया जाएगा. और इसके ऊपर जो है वो कहा गया है कि 236K के तहत कैलकुलेटेड जो विथहोल्डिंग टैक्स है ये भी एडजस्टेबल है. एडजस्टेबल टू मीन कि साल के आखिर में लाइबिलिटी से एडजस्ट कर लीजिएगा. इसी तरीके से एक क्वार्टरली एडवांस टैक्स होता है. क्वार्टरली एडवांस टैक्स इस एप्रीहेंशन के साथ है, इस खौफ के साथ है कि साल के आखिर में अगर आप लाइबिलिटी पे नहीं करोगे तो क्या होगा. तो गवर्नमेंट हैज इम्पोज ऑन एवरी टैक्स पेयर. हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों को ये करना होता है कि साल के दौरान में क्वार्टरली बेसिस पे अपनी एक लाइबिलिटी की वर्किंग एस्टिमेटेड ऑफ कोर्स होती है वो करके उसके ऊपर जो है वो एक एडवांस टैक्स तरीके से पे करना होता है. ये एडवांस टैक्स जो है वो साल के आखिर में जो भी आपकी लाइबिलिटी होगी उससे नॉक ऑफ हो जाएगी. यानी कहने का मकसद ये है कि साल के आखिर में अगर आपका जो है वो एडवांस टैक्स जो है वो ज्यादा निकला तो देयर विल बी द रिफंड, और अगर जो है वो आपका एडवांस टैक्स कम निकला तो देयर विल बी द फर्दर पेएबल. अब यही चीज जो है वो 147 का जो एडवांस टैक्स है यही
वही दर्जा 168 के विथहोल्डिंग टैक्स का भी है। 168 का विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो एडजस्टेबल इन नेचर होता है। इन दोनों के साथ जो है वो बर्ताव ये किया जाएगा कि ये कैश एंट्रीज है, बेसिकली योर एक्चुअल डिप्लॉयमेंट ऑफ द कैश है। अब यहाँ पे जो है वो ऊपर वाली सूरत हाल में जो क्रेडिट्स हैं वो बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे बुक नहीं होती हैं, मगर ये तो जाहिर बात है आपकी कैश एंट्री है, एडवांसेस डिपॉजिट प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल में बुक होती हैं। इनको अगर आप जो है वो सबसे आखिरी में क्लेम करिएगा, अगर क्लेम ना हो सके तो इसकी लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड अलाउ है, और मोर ओवर सेक्शन नंबर 170 के तहत इसका रिफंड भी परमिसिबल है। एट द एंड ऑफ द क्वार्टर पे करते हैं अपना वसी फसी, इसकी मैंने सेक्शन नंबर लिखा है तो एक जगह पे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में ये ले लीजिएगा कि साल के दरमियान में दिया जाता है, मगर क्वार्टर के शुरू में नहीं, क्वार्टर के आखिरी में दिया जाता है। अच्छा नेक्स्ट। सर क्या है ना, पर्सन भी सब्जेक्ट टू बोथ एनटीआर एंड एफटीआर साइमल्टेनियस। मैं हूँ डिविडेंड इनकम मेरी आती है वो एफटीआर में है, और मेरी जो है वो दूसरी बिजनेस इनकम है तो वो बहरहाल मेरी एनटीआर में है। नासिर अली सर 169 एफटीआर है। यस 159 169 एफटीआर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विथहोल्डिंग टैक्सेस। विथहोल्डिंग टैक्सेस की कैलकुलेशन जो है वो नासिर मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत होती है, मगर वो सेक्शन जो भी विथहोल्डिंग टैक्स का कंप्यूटेशन करेगा वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक जगह पे ग्रुप होगा। अब वो कहीं पे ग्रुप होगा, वो कौन सी जगह है, या तो 168 या 169। 169 अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह हमारे नोट्स में आपको मिलेगा, वो फाइनल टैक्स होता है। और 168 वाला अगर विथहोल्डिंग टैक्स होता है तो आज की अभी वाली जो है वो डिस्कशन के अंदर एक बैलेंस शीट एंट्री है, और वो आपका जो है वो रिफंडेबल और एडजस्टेबल हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, यस। ये जो सर्टेन क्लासेस ऑफ इनकम इंक्लूडिंग सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन के नाम से जो सबसेक्शन शुरू हो रहा है, ये बेसिकली सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस है। जो सबसेक्शन 1 के अंदर सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस आ रहा था, उसकी जगह पे ये फिट होगा। सर्टेन क्लासेस ऑफ इनकम इंक्लूडिंग इनकम ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन, चाहे इनकम की बेस पे या चाहे पर्सन की बेस पे हम आपकी सेपरेट टैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सेपरेट टैक्सेशन जो है वो सेक्शन 4 से 8 के दरमियान निकलेगी, या फिर ये होगा कि डिवीजन 2 पार्ट 5 चैप्टर 10 के तहत, या फिर एक जो है वो डिवीजन 3 पार्ट 5 चैप्टर 10 के तहत हम आपके विथहोल्डिंग टैक्सेस को, जो कि 169 के विथहोल्डिंग टैक्सेस हैं, उनको फाइनल टैक्स जो है वो बोल देंगे। तो या तो हम आपको सेपरेट टैक्सेशन बयान करेंगे 4 से 8 के दरमियान, या 169 के रूल से विथहोल्डिंग टैक्सेस को हम फाइनल टैक्स कह देंगे। इन बोथ ऑफ द सिचुएशन एक्चुअली जो है वो रेवेन्यू इज बीइंग सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, और जो है वो यहाँ पे वो टैक्सेबल इनकम का मैकेनिज्म फॉलो ही नहीं होता। टैक्सेबल इनकम का मैकेनिज्म क्यों फॉलो नहीं होता, यहाँ पे सब सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि जो भी इनकम सबसेक्शन नंबर
4 के अंदर डिस्कस हुई है, यानी कि जो है वो सेक्शन 8 की एसटीआर या सेक्शन 169 की पीटीआर, इसको जो है वो हम टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे। टैक्सेबल इनकम में इसलिए पार्ट नहीं बनाएंगे कि इंशाल्लाह टैक्सेबल इनकम के अंदर अभी आप देखोगे कि उसमें एक्सपेंसेस भी माइनस होते हैं, उसके अंदर जो है वो एक डिडक्टेबल अलाउंसेस का कॉन्सेप्ट है वो भी माइनस होता है। यहाँ पे जो है वो ना डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस होते हैं ना एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, यहाँ पे तो ग्रोस बेसिस टैक्सेशन होता है। तो जिंदगी के अंदर ये जो क्लॉज नंबर ए है इसको एसटीआर कहते हैं, एसटीआर मतलब सेपरेट टैक्स रेजिम। और ये जो नीचे वाला है जिसको जो है वो मैं कह रहा हूं कि विथहोल्डिंग टैक्स फाइनल टैक्स हो जाएगा, इसको पीटीआर कहते हैं, यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम। इन दोनों को यकजा करके बात करनी हो तो इसको कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम। तो फाइनल टैक्स रिजीम इज बेसिकली एन एक्सेप्शन ऑफ द नॉर्मल टैक्स रिजीम एंड दैट कैन बी इनकम्पास विद इन द असाइन मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, जो कि सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस के नाम से सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये बात हो गई हमारी कि जो भी विथहोल्डिंग टैक्सेस डिडक्ट होंगे वो लाजमी तौर पे या तो 168 के अंदर ग्रुप होंगे या 169 के अंदर ग्रुप होंगे। अब बहुत सारी जो है वो पेमेंट ऐसी भी हैं जिसके ऊपर जिंदगी में विथहोल्डिंग टैक्सेस के लिए सेक्शन मौजूद ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर जो है वो टेलीफोन का बिल आप पे करते हैं तो उसके ऊपर तो कोई विथहोल्डिंग टैक्स आप डिडक्ट नहीं करते। आप सारे लोग पेमेंट करते हैं टेलीफोन का बिल या मोबाइल फोन का बिल। इसी तरीके से अगर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस का क्लेम पे करती है तो कोई विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं करती। लोग जो है वो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं तो कोई विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं करते। कमो बेश जो है वो 35 सेक्शन है लॉ में जिसमें विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट और कलेक्ट होने की बातचीत है। और फिर ये 35 जो विथहोल्डिंग टैक्सेस हैं ये जो है वो दो सेक्शन में ग्रुप होते हैं, 168 और 169 में। मगर ये के बहरहाल जो है वो विथहोल्डिंग टैक्सेस की कलेक्शन और डिडक्शन जो है 35 सेक्शन के साथ गवर्न होती है। मगर ये कि उसके अंदर हर पेमेंट शामिल नहीं है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम, यूटिलिटी बिल्स इंक्लूडिंग टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी गैस के बिल, तो इसके ऊपर तो विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो नहीं डिडक्ट होता। क्यों नहीं होता? अब इसके ऊपर सबसेक्शन 6 जो है वो समझेगा। वेयर बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, अगर इस प्रोविजन की रूह से आपको कहीं ये मिला कि इनकम टैक्स जो है वो डिडक्ट होना चाहिए एट सोर्स या कलेक्ट होना चाहिए, तो उस सूरत हाल में इट शल एज द केस में बी सो डिडक्टेड कलेक्टेड और पेड अकॉर्डिंगली। यानी मीनिंग देयर बाय कि अगर जो है वो आपको विथहोल्डिंग टैक्स के बारे में जानकारी करनी हो तो आप पूरा लॉ पढ़िएगा। उसमें जहां जहां विथहोल्डिंग टैक्स को कलेक्ट और डिडक्ट करने की बातचीत है उसको कलेक्ट और डिडक्ट कीजिएगा। और जिस सेक्शन के अंदर विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट करने की बातचीत है उसके बारे में पूरे कवायद भी मौजूद हैं कि कैसे विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट करेंगे। लाइक इन केस ऑफ सैलरी, सैलरी में कहा गया है कि एम्प्लॉयर साल के शुरू में एस्टिमेटेड सैलरी निकाल ले एम्प्लॉय की, उसके ऊपर लाइबिलिटी विथहोल्डिंग टैक्स की निकाल ले और इसके ऊपर फिर उसको 12 से डिवाइड करके मंथली बेसिस पे जो है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कलेक्ट करता रहे। तो ये अमाउंट जो होगा विथहोल्डिंग टैक्सेस का ये 149 का है। विथहोल्डिंग टैक्सेस जो है किसी भी सेक्शन के तहत वर्कआउट हो उसी सेक्शन के अंदर उसका प्रोसीजर भी मुरज्जा किया जाएगा, मुरतब किया जाएगा। बट नाउ द क्वेश्चन इज के क्या विथहोल्डिंग टैक्सेस जो है वो हर पेमेंट के ऊपर होते हैं? नहीं। सब सेक्शन 6 ये कहता है कि विथहोल्डिंग टैक्सेस का कलेक्ट और डिडक्ट होना इस बात के ऊपर मशरूत है कि लॉ में इसके बारे में कोई सेक्शन मौजूद हो और जिस सेक्शन में विथहोल्डिंग टैक्स की बातचीत है उसका प्रोसीजर भी उसके साथ लिखा हुआ होगा। और अगर जो है वो प्रोसीजर लिखने के बाद जो विथहोल्डिंग टैक्सेस की कलेक्शन और डिडक्शन हुई है, द पर्सन हु इज द विथहोल्डी, यानी जिसका विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट हुआ है, वो फिर जो है वो किताब पढ़ेगा, यानी इनकम टैक्स लॉ की किताब पढ़ेगा। उसमें 168 और 169 में जाके देखेगा कि व्हाट द विथहोल्डिंग टैक्स आई हैव सफर्ड, यानी कि जो विथहोल्डिंग एजेंट ने मेरा विथहोल्डिंग होने के नाते टैक्स काटा है उसको मैं या तो 168 में ले जाऊं या 169 में ले जाऊं। 168 में ले गया तो एसेट, 169 में ले गया तो फाइनल टैक्स। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन। ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आज की क्लास में आगे की क्लासों में फिर प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको बहुत काम आएगा। लोग बहस कर रहे होते हैं कि विथहोल्डिंग टैक्सेस जो है वो यहाँ पे नहीं डिडक्ट होना चाहिए, कहाँ लिखा हुआ है? भाई विथहोल्डिंग टैक्सेस वहीं पे होगा जहाँ पे जो है वो उसका सेक्शन मौजूद है। हाँ, जो सेक्शन में मौजूद होते हैं उनके अंदर भी फिर जो है वो एक्सेप्शन मौजूद होते हैं। अच्छा, अब आप आइए
तो हमने यहाँ पे जो सैर हासिल गुफ्तगू की है वो ये की है, स्टार्ट हमारा ये हुआ कि हमारी जो है वो दो रेजीम होगी। सबसेक्शन वन जो है वो एनटीआर को डिस्कस करता है, सबसेक्शन जो है वो फोर वो एफटीआर को डिस्कस करता है। सबसेक्शन वन जो एनटीआर को डिस्कस करता है वो कहता है कि इसमें टैक्स क्रेडिट माइनस कीजिएगा, और सबसेक्शन टू और थ्री टैक्स क्रेडिट की डिटेल जो है वो हमें शेयर कर रहे हैं। सबसेक्शन फोर जो एफटीआर का है वो कहता है कि हमारे दो हिस्से होते हैं, और इन दो हिस्सों में जो बेसिक फर्क है वो ये है कि एक जो फाइनल टैक्स रिजीम है जिसको हम जो है वो पीटीआर भी कहते हैं, उसमें विथहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टेबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी फाइनल डिस्चार्ज हो जाती है। मगर एक बहरहाल दोनों केस में रेवेन्यू बेस्ड टैक्सेशन होता है। ये कभी भी एफटीआर की इनकम, चाहे वो पीटीआर की हो या एसटीआर की हो, वो कभी भी जो है वो किसी भी हेड का या टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनती है। जी, इनकम टैक्स पेड जो है वो एडवांस में जो पे होता है, ये सारे विथहोल्डिंग टैक्सेस जो 168 के भी हैं ये भी एडवांस में पे हुए ना। मतलब वॉट एवर द अमाउंट यू आर पेइंग बिफोर द ईयर एंड, दिस इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स ही अंग्रेजी वाला एडवांस टैक्स है, मतलब एक साल के खत्म होने से पहले, बिकॉज ऑफ द रीजन दिस इज द एनुअल टैक्स। आइडियली यू शुड कम अप विथ योर एनुअल फिगर, एंड आफ्टर द कैलकुलेटिंग ऑफ द एनुअल फिगर देयर शुड बी द कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स। बट इफ यू आर पेइंग द टैक्स इन एंटिसिपेशन ऑफ योर लाइबिलिटी, तो दिस इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। तो ये विथहोल्डिंग टैक्सेस भी एडवांस टैक्स हैं, या क्वार्टरली एडवांस टैक्स भी एडवांस टैक्स है। अच्छा, अब आप आइएगा। अब मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे जो है वो एफटीआर की इनकम हो, चाहे वो एनटीआर की इनकम हो, कोई भी अमाउंट हो जिसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आपकी एस्टेब्लिश हो रही हो, उसको इनकम कहना पहले जरूरी है। अब वो इनकम कैसे कहते हैं जरा वो देखिए। सेक्शन टू सबसेक्शन नंबर 29, ये इनकम की डेफिनेशन है और आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा खास है। नहीं, अभी ये सारी बातें इंशाल्लाह अपना फसीद आराम आराम से चलिएगा। जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है वो वहां पे क्लास खत्म नहीं हो रही है इंशाल्लाह, जो है आप फिक्र ना कीजिए, जितनी आपकी तवक्को है उससे ज्यादा ही जो है वो आप लेके जाएंगे। मगर ये कि इसको आराम आराम से लेके चलिए। अ, आपको सारी चीजें इंशाल्लाह मिलेंगी। अच्छा, अमाउंट चार्जेबल इंक्लूड्स इनकम की डेफिनेशन ये है कि एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। आप पूरे ऑर्डिनेंस को जो है वो गौर से देख लीजिए। यानी लॉ ये कह रहा है कि आपको अगर इनकम की तारीफ जाननी हो तो आपको पूरे लॉ में फेरना पड़ेगा पन्ने और पेजेस, और इसके ऊपर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है। जब इंशाल्लाह आप पूरा लॉ पढ़ लेंगे तो आपकी ये एनालॉजी डेवलप होगी कि आइडियली जो है वो जो भी रेवेन्यू रिसीट्स हो, रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब ये होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओरिजिनेट हो। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओरिजिनेट होने वाली अमाउंट होती है उसके ऊपर लाजमी तौर पे चार्जेबिलिटी होगी, अनलेस उसकी लॉ में एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड हो। और अगर जो है वो सूरत हाल ये हो।
रेवेन्यू रिसीट्स होगी तो वो लाजमी तौर पे बाय डिफॉल्ट जो है वो चार्जेबल जो टैक्स होंगी, अनलेस उसकी लॉ में एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड हो। एग्जेम्पशन कहाँ पे लिखी हुई होती है, ये पूरी डिटेल हमारी पिछली क्लास में बात हो चुकी है। कैपिटल रिसीट्स होंगी वो वाली कैपिटल रिसीट्स वो होती हैं जो इनफ्लो तो होती हैं मगर वो बैलेंस शीट में ओरिजिनेट होती हैं, लाइक शेयर प्रीमियम है, लाइक जो है वो इशुएंस ऑफ द शेयर कैपिटल है, एडवांस अगेंस्ट इक्विटी है, लोन है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो कैपिटल रिसीट्स तो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगी अनलेस उसकी टैक्सेबिलिटी लॉ में प्रोवाइडेड हो। तो बहरहाल ये जब चार्जेबिलिटी के सारे सेक्शन आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपकी अल्टीमेटली यही एनालॉजी डेवलप होगी कि रेवेन्यू रिसीट होंगी तो आइडियली उसकी चार्जेबिलिटी होनी चाहिए अनलेस उसकी एग्जेम्पशन जो है वो लॉ में लिखी हुई हो। और कैपिटल रिसीट होगी यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप खुद कह रहे हो कि इनकम नहीं है तो उसकी आप चार्जेबिलिटी भी ना कीजिएगा, मगर अगर कहीं जो है वो रेवेन्यू रिसीट की चार्जेबिलिटी लॉ, कैपिटल रिसीट की चार्जेबिलिटी लॉ में फिक्स है तो फिर आप एतराज ना कीजिएगा। लॉ ने यहाँ पे इस तरीके से बयान किया है कि हम हुक्म जारी कर रहे हैं कि जो जो अमाउंट चार्जेबल जो टैक्स है बस उसको आप चार्ज कर लीजिएगा। ये नहीं कह रहे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आ रहे हैं उसको चार्ज कीजिएगा। आपको पूरा लॉ देखना है, वहां पे मुख्तलिफ अमाउंट आपको चार्जेबल जो टैक्स नजर आएंगे। इंशाल्लाह जब जो है वो पूरा लॉ उठाएंगे तो आपको सेक्शन नंबर 12 में मिलेगा कि एम्प्लॉयमेंट से अगर आपको कोई इनफ्लोज होते हैं तो उसको आप सैलरी के तौर पे चार्ज टू टैक्स कीजिएगा। अगर आपको जो है वो रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से कोई इन्फ्लोज होते हैं तो सेक्शन 15 की रूल से इसको इनकम फॉर प्रॉपर्टी बुक कीजिएगा। और अगर जो है वो ट्रेड हो, सर्विस रेंडरिंग हो और मैन्युफैक्चरिंग हो, उससे अगर आपको कोई जो है वो इन्फ्लोज होते हो तो उसको आप जो है वो सेक्शन 18 की रूल से इनकम फ्रॉम बिजनेस कहिएगा। और अगर जो है वो आपने कोई कैपिटल एसेट का डिस्पोजल किया है तो सेक्शन 39 की रूल से इसको फिर जो है वो लेके जाइएगा कैपिटल गेन के अंदर। और फिर अगर कोई आपकी इनकम हो जिसकी कोई एग्जेम्पशन भी आपको नजर नहीं आ रही और ये चार हेड्स में भी कोई सूरत हाल नहीं बन रही, ये यानी कि वो सैलरी भी नहीं बन रही, वो रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट और ट्रेड मैन्युफैक्चर और सर्विस रेंडरिंग भी नहीं बन रही, तो फिर इसको अदर सोर्सेज में लेके जाइएगा। तो इफेक्टिवली इस बात के ऊपर आपके 5 सेक्शन जो है वो बन जाते हैं, 12, 15, 18, 37 और 39। 12, 15, 18, 12, 15, 18, 37 और 39, इसके ऊपर आपकी जो है वो चार्जेबल टू टैक्स अंडर दी ऑर्डिनेंस नजर आ जाएंगे। whenever you will be having inshallah a complete grip over all these charging sections तो you will be finding कि भाई जो है वो रेवेन्यू रिसीट हमेशा चार्जेबल हो रही है अनलेस कहीं एग्जाम्पशन मिल गई, और कैपिटल रिसीट्स कभी भी चार्जेबल नहीं हो रही अनलेस जो है वो उसकी चार्जेबिलिटी मिल गई। अच्छा, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स। विथहोल्डिंग टैक्स के ऊपर भी चूंकि इनकम टैक्स लगता है, यानी विथहोल्डिंग टैक्स भी जो है वो एक ऐसी चीज है कि जो कि इनकम टैक्स की डेफिनेशन में फॉल करता है। इनकम टैक्स की किताब है, इनकम टैक्स की किताब के अंदर इनकम टैक्स ही कैलकुलेट किए जाते हैं। पिछली क्लास में ये भी बात हुई थी कि विथहोल्डिंग टैक्स के रेट भी फर्स्ट स्केड्यूल में है। तो बेसिकली विथहोल्डिंग टैक्स भी एक इनकम टैक्स ही है। तो जिस अमाउंट के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट होता है उस अमाउंट को आप इनकम की डेफिनेशन में अगर नहीं डालेंगे तो लॉयर हजरात इसको चैलेंज कर देंगे कि ये विथहोल्डिंग टैक्स गलत लग रहा है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे एक है 236 CA, उसके अंदर ये है कि अगर आप जो है वो बैंकेट फंक्शंस वगैरह किसी होटल वगैरह में कराते हो और जो है वो उसके ऊपर होटल का जो है वो यानी जो भी इदारा है, होटल है या शादी हॉल है या बैंकेट हॉल है, वो आपको बिल करेंगे तो उसके ऊपर आपसे विथहोल्डिंग टैक्स लेंगे। तो आप कहते हो कि यार ये जो है मेरा विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो लिया जा रहा है शादी के या वलीमे के बिल के ऊपर, तो ये शादी का वलीमा और ये जो है वो शादी का एक्सपेंस या वलीमा का एक्सपेंस, ये तो एक्सपेंस है, ये इनकम कहाँ है, यहाँ पे कहाँ से इनकम टैक्स। इसीलिए इसके ऊपर रिसेंटली कुछ लॉयर हजरात ने चैलेंज किया इसको और वो जो है वो कोर्ट में सस्पेंड हो गया है, उसके ऊपर कोर्ट में स्टे आ गया। तो जब भी कोई विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो कलेक्ट और डिडक्ट हो, जिस अमाउंट के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट हो उसको इनकम की डेफिनेशन में डालना जरूरी है। अब जो भी यहाँ पे सेक्शन के नंबर लिखे हुए हैं ये इनकम्प्लीट लिस्ट है। ये मैंने देखो लिखा है, in order to establish the legitimization of collection or deduction of withholding tax on certain valuations or receipt, the concerned sections have been included within the definition of income। जिस अमाउंट के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट होता है उसको इनकम की डेफिनेशन में डालना जरूरी था, वो डाला है। ये लिस्ट जो है वो मेरे हिसाब से पूरी नहीं है, ये लिस्ट जो है वो मेरे हिसाब से पूरी नहीं है। आप भी इंशाल्लाह जब जो है वो पूरा सिलेबस मुकम्मल करके जाएंगे तो देखेंगे कि ये लिस्ट मुकम्मल नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
कि भाई जो है वो फंक्शंस या फिर एक बैंकेट या फिर एक शादी या एक वलीमा, इसका कोई बिल आता है, उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो होटल या वो बैंकेट हॉल वाले हमसे लेते हैं, वो कैसे ले सकते हैं? वो इनकम की डेफिनेशन में नहीं है। यहाँ पे आप देखें 236 CA आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, इसीलिए वो कोर्ट में चैलेंज हो गया। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द लेजिटिमाइजेशन ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स, द लॉ मस्ट इंश्योर कि वो अमाउंट जिसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्सेस लगते हो उनको जो है वो इस सेक्शन के अंदर जरूर लिखा जाए। फॉर द टाइमिंग जो सेक्शन लिखे हुए हैं वो 148 है। इंपोर्ट स्टेज पे विथहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। डिविडेंड के ऊपर जो है वो कंपनी जब डिविडेंड देती है टैक्स काट के देती है। आप नॉन रेजिडेंट को जब पेमेंट करते हो फी फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, तो आईटी सर्विस, उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होता है। गुड्स सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिडक्ट होता है। एक्सपोर्ट के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी 1%। प्राइस ऑफ विनिंग के ऊपर जो है वो अभी बताया कि 15%। कमीशन ऑफ पेट्रोल पंप्स, पेट्रोल पंप को जो है वो जब पेट्रोल सप्लाई होता है पेट्रोलियम कंपनी की तरफ से, तो उस केस में जो ओगरा की प्राइस होती है जिसपे पेट्रोल पंप हमें सेल करता है, उस प्राइस के ऊपर जो है वो उसको सेल नहीं होता, वो सस्ता होता है। यानी 255 रुपए का शायद पेट्रोल पंप को जो है वो सेल हो रहा होगा, और जो है वो पेट्रोल पंप हमें 262 रुपए में पेट्रोल सेल करेगा। तो जो 7 रुपए का ग्रोस प्रॉफिट है पेट्रोल पंप का, उसके ऊपर जो है 12% के हिसाब से एक कमीशन लिया जाता है, जिसको जो है वो बहरहाल यहाँ पे शामिल रखा गया है। फिर कोई ब्रोकरेज जो कमीशन किसी को दीजिएगा तो ब्रोकरेज जो कमीशन के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स काटिएगा। गाड़ियों की इंजन कैपेसिटी के बेस पे एक विथहोल्डिंग टैक्स लिया जाता है, वो सबसेक्शन 34 के तहत। एक नया इसमें ऐड हुआ है, वो इस बजट में हुआ है, वो है टैक्स ऑन बोनस शेयर्स ऑफ कंपनीज। इसका नाम है 236Z। अब ये बहुत कॉन्ट्रावेंशियल जो है वो बेसिकली, ये बहुत कॉन्ट्रावेंशियल जो है वो सेक्शन है जो इस बजट के तहत जो है वो ऐड हुआ है। जरा देखते हैं इसमें क्या हुआ है। थ्रू फाइनेंस एक्ट 2023 में ये प्रोवाइड किया गया है कि बोनस शेयर्स जब कंपनियां पहली जुलाई 2023 से ऑनवर्ड अगर डिक्लेयर करेंगी, तो उसके ऊपर ये होगा कि 236Z की रूह से उनके ऊपर यानी उनकी वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स के ऊपर जो है वो 10% विथहोल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। अब ये 236Z को हम देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि भाई अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो जो एक्स बोनस वैल्यू होगी, यानी कि बुक क्लोजर की जब रीओपनिंग होती है, आपको आइडिया होगा कि अगर जो है वो बुक क्लोजर अनाउंस हुई है 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, तो उस सूरत हाल में जो 1 जनवरी होगी उस पे एक्स बोनस वैल्यू असाइन होगी। जिसने यानी 25 दिसंबर से बल्कि 24 दिसंबर ले लीजिए, 23 दिसंबर ले लीजिए, 23 दिसंबर से अगर 31 दिसंबर तक बुक क्लोजर अनाउंस हुई है, तो कॉर्पोरेट लॉ के दस्तूर के तहत जो आदमी 22 दिसंबर तक शेयर्स खरीद लेता है, 22 दिसंबर तक शेयर्स खरीद लेता है, उसको जो है वो बोनस शेयर्स मिलेंगे। और 23 तारीख को जो है वो एक्स बोनस वैल्यू जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में निकलेगी। उस एक्स बोनस वैल्यू के ऊपर जो है ये 10% की कैलकुलेशन होगी। यानी अगर आपके 1000 शेयर्स बन रहे हैं बोनस शेयर्स का इंटाइटलमेंट, और एक शेयर की वैल्यू जो है वो 100 रुपए है, तो 10,000 रुपए के ऊपर जो है वो 10% यानी 1,000 रुपए का जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स आपसे वसूल किया जाएगा। फिर बोनस शेयर्स आपके हवाले किया जाएंगे। और अगर जो है वो अनलिस्टेड कंपनी होगी तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर उन्होंने 236Z में कहा है कि ये बाद में अनाउंस किया जाएगा। अभी फॉर द टाइमिंग जो है अनलिस्टेड कंपनियों के केस में वैल्यूएशन का प्रोसीजर अभी पेंडिंग है। अच्छा, फिर मजीद ये बात की गई कि जब जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स कभी भी कोई सेक्शन के तहत हो तो उसमें 168 और 169 का शुमार जरूरी होता है। तो 168 और 169 की सर्च में जब हम गए तो विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो हमें 169 में नजर आया। यानी ये जो 10% आपका जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स बोनस शेयर्स के ऊपर कलेक्ट हुआ है, ये फाइनल टैक्स है कौन सी इनकम के ऊपर, जो कि बोनस शेयर्स की इनकम है। क्या बोनस शेयर्स भी कभी इनकम होते हैं? यस, बोनस शेयर्स इनकम की डेफिनेशन में शामिल है। कहाँ पे शामिल है? ये 236Z में। आप लोगों की अकाउंटिंग माशाल्लाह जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और आप लोगों को मालूम है कि अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में बोनस शेयर्स का हासिल करना इनकम के तौर पे बुक नहीं करते। बोनस शेयर्स की खाली क्वांटिटी में एडजस्टमेंट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसकी इनकम बुक नहीं करते। टैक्स पर्पज के लिए बोनस शेयर्स की जो है वो वैल्यूएशन जिसके ऊपर 10% कैलकुलेशन होती है, उसको इनकम की डेफिनेशन
डेफिनेशन में शामिल कर दिया गया है। अच्छा, फिर तो ये ऊपर वाला जो अमाउंट था ये एनटीआर के लिए तरखेज किया गया, एनटीआर की फील्ड वर्क तैयार हो गई। ये जो नीचे वाला अमाउंट है, यानी नीचे वाला ये दूसरा बुलेट है सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 का, ये आपको एफटीआर के लिए फर्टिलिटी बयान कर रहा है। एफटीआर की जो है वो तैयारी हो गई। एफटीआर की तैयारी करने के लिए जरूरी था कि जो अमाउंट के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट हो उसको इनकम की डेफिनेशन में डाला जाए, डाल दिया गया। अब तीसरा अमाउंट और चौथा अमाउंट जो है वो बहरहाल अगेन एनटीआर से ही मुतालिक है। तीसरे नंबर पे कहा गया कि एनी अमाउंट ट्रीटेड, अब इसमें कुछ अमाउंट आपको नीचे नजर आएंगे और ये अमाउंट जो है वो है जो कि जो है वो आइडियली अकाउंट में तो इनकम होते ही नहीं है, और कोई मामूली सोच बोझ रखने वाला भी बंदा होगा तो वो कहेगा ये इनकम कैसे हो सकते हैं। इसीलिए तो इसके लिए वर्ड यूज किया है ट्रीटेड। ट्रीटेड का मतलब ये है कि वी आर ऑल्सो एक्नोलेजिंग कि ये इनकम नहीं है, मगर ये कि आपको ऑर्डिनेंस के किसी प्रोविजन के तहत हम इनकम के तौर पे किसी अमाउंट को रिकॉर्ड करने के ऊपर मजबूर कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको दो सेक्शन रेफर कर रहा हूँ, और भी हैं, बहरहाल जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे दो। Some of the amounts, although the accounting parlance are not income but are provided in the tax laws as other as treated income, like अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूल करते हो एज अ ओनर ऑफ बिल्डिंग इन कनेक्शन विद रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग को फ्लैट को अगर आप किराए पे देते हो और उसमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूल करते हो, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट की आपको मालूम है एंट्री ये बनती है कि आपने कैश डेबिट किया और सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल क्रेडिट किया। आइडियली दिस इज अ कैपिटल रिसीट बट इट इज मेड स्पेसिफिकली टैक्सेबल and this is called treated income because of the reason actually this is not the income, you have just provided the indication कि this is the liability, तो ये इनकम के तौर पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर ट्रीटेड इनकम का कॉन्सेप्ट आता है। दूसरे नंबर पे है लोन एडवांस गिफ्ट और एडवांस अगेंस्ट इक्विटी रिसीव इन कैश। आपको अगर जो है किसी से ये अमाउंट मिले, यानी कि लोन मिले, एडवांस मिले, गिफ्ट मिले या एडवांस अगेंस्ट इक्विटी मिले, तो उस सूरत हाल में आप इसको बैंकिंग चैनल से वसूल करना। अगर आप इसको बैंकिंग चैनल से वसूल नहीं करेंगे, यानी कि हार्ड कैश में वसूल कर लेंगे, तो सेक्शन नंबर 39 के तहत ये जो है वो इनकम के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होने पे जाहिर बात है आपकी चार्जेबिलिटी हो जाएगी, और ये चार्जेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कौन कह सकता है कि लोन जो है वो बहरहाल इनकम है या एडवांस इनकम है। आपने इसकी अकाउंटिंग जो है वो लाइबिलिटी के तौर पे की हुई है या एडवांस अगेंस्ट इक्विटी के इक्विटी के तौर पे की हुई है, मगर बस आपका ये कोताही कि आप बैंकिंग चैनल का ख्याल नहीं रख रहे, इसको ट्रीटेड इनकम बना दिया गया। चौथे नंबर पे बातचीत है कि लॉस ऑफ इनकम। अच्छा, अब अगर आपको आइडिया हो तो हम जो है वो इनकम टैक्स लॉ के अंदर एक मिजाज फॉलो करते हैं कि एक साल का लॉस होता है तो अगले साल की इनकम से हम उसको ऑफसेट करते हैं। अगर जो है वो इनकम टैक्स में कोई अमाउंट को रिकॉर्ड करना हो, चाहे वो एफटीआर के लिए हो चाहे वो एनटीआर के लिए हो, तो इनकम की डेफिनेशन में शामिल होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप लॉस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में इसकी एडजस्टेबिलिटी करें, तो उस केस में इस लॉस को भी इनकम की डेफिनेशन में शामिल होना चाहिए। मजीद ये कि आप जो है वो जब डेफर टैक्स बुक करते हैं अपने IAS 12 के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो आपको याद होगा कि आप उसके ऊपर यही कहते हैं कि ये जो अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं इसके ऊपर फ्यूचर में इनकम की जो है वो एडजस्टमेंट हो जाएगी, इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट हो जाएगी। और इसको मैं इनकम की तारीफ में लेता हूँ, इसीलिए तो इसके ऊपर डेफर टैक्स एसेट कैलकुलेट करता हूँ। तो जो IAS 12 के तहत अक्यूमुलेटेड लॉसेस के ऊपर आप डेफर टैक्स एसेट कैलकुलेट करते हो, वो भी इसी एनोलॉजी के ऊपर कैलकुलेट करते हो कि लॉस जो है वो इनकम की डेफिनेशन में शामिल है। ये अगर जो है वो लाइन ना होती तो इनकम टैक्स लॉ में कोई भी लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड ना कर सकता। तो दिस इंक्लूजन विद इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज द विद द व्यू टू लेजिटिमाइज द रिकॉर्डिंग ऑफ लॉसेस फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो ये बहरहाल जो है वो चार जो है वो लाइनों में इनकम की पूरी डेफिनेशन आ जाती है कि आपको जो है वो पूरे लॉ में देखना चाहिए कि कौन से अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स हैं। एनटीआर की फील्ड तैयार हो गई, आपके वो अमाउंट जिसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट होता है वो भी इनकम की डेफिनेशन में शामिल हो गई। एंड दिस इज द प्रोवाइडिंग अ फील्ड और लेवल प्लेइंग फील्ड अबाउट द एफटीआर। एंड द थर्ड वन के ख्याल रखिएगा कुछ चीजों को हैंडल करने में, नहीं करेंगे ख्याल तो उसको ट्रेडेड इनकम बना देंगे, लाइक ये दो एग्जांपल्स। और फिर लॉस ऑफ इनकम को इनकम की डेफिनेशन में शामिल करना ताकि लेजिटिमाइजेशन हो जाए लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने की।
अब आप आइए, जैसे फसी साहब कह रहे थे कि ये एनटीआर में क्या एडजस्ट होगा और एफटीआर में क्या होगा, तो ये मैं बात आपसे करना चाहता हूँ। ये बेसिकली आपके लिए मैं ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ। ये जिसके अंदर मैंने कंपैरिजन किया है कि एफटीआर और एनटीआर का फर्क क्या होता है, एफटीआर और एनटीआर का फर्क क्या होता है। अच्छा, अब इसका फर्क इस तरीके से होगा कि जैसे अभी लॉ की वर्डिंग में भी हमने पढ़ा कि कुछ अमाउंट ऐसे हैं कि जिनको सेपरेट टैक्सेशन में प्रोवाइड किया गया है, तो कुछ अमाउंट ऐसे हैं जिनके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स को फाइनल टैक्स कहा गया है। उसके ऊपर जो है वो मैं इस तरीके से आपको पढ़ाना चाहूंगा कि कोई आदमी अगर कहता है कि मैं एनटीआर में हूं, तो उसकी वजह ये होती है कि वो एफटीआर में फॉल नहीं कर रहा। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरी एक पर्टिकुलर इनकम एनटीआर में है, तो आप मुझे कहें कि कहाँ लिखा हुआ है कि आपकी इनकम ये एनटीआर में होगी। नहीं, एनटी ऐसे फ्लो लॉ का नहीं है। लॉ का फ्लो ये है कि कोई इनकम अगर एफटीआर में मिल जाती है, तो सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस की रूल से आप उसको एफटीआर में ले जाएगा। और अगर जो है वो आपको एफटीआर में आपकी इनकम नहीं मिलती है, तो उस सूरत हाल में आप जो है वो उस इनकम को अपनी एनटीआर के अंदर लेके जाइएगा। अच्छा, अब एनटीआर के जो सेक्शंस हैं वो हैं 9, 10 और 11, जिसमें लिखा हुआ है कि एनटीआर की प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स और टैक्स पेयर कैसे करेंगे। और जो एफटीआर के अंदर एसटीआर की प्रेजेंटेशन है वो सेक्शन नंबर 8 के अंदर है, और पीटीआर की जो प्रेजेंटेशन है वो सेक्शन नंबर 169 के तहत है। तो मैं आपको जरा इसका कंपैरिजन बताना चाह रहा हूँ। पहले तो हम ये याद कर लेंगे कि सेपरेट टैक्स रेजिम में और प्रिजम्पटिव टैक्स रेजिम में क्या कुछ आता है। सेपरेट टैक्स रेजिम में ये सेक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आपकी और मेरी याद की हुई चीज होगी। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। वाई द लॉ हैज प्रोवाइडेड कि ये सेपरेट टैक्स रेजिम में होगा, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। लॉ हैज प्रोवाइडेड कि ये सेपरेट टैक्स रेजिम में होगा। यहाँ पे जो अमाउंट पीटीआर में है उसकी भी कोई लॉजिक नहीं है कि ये क्यों पीटीआर में है, बस लॉ ने प्रोवाइड कर दिया तो हमें मानना पड़ेगा। पहले तो देख लीजिए सेपरेट टैक्स रेजिम। डिविडेंड इनकम सेक्शन 5 की सेपरेट टैक्स रेजिम में है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सुकूक, आपको मालूम होगा कि सुकूक जो है वो इस्लामिक बॉन्ड्स होते हैं, यानी वो डेट सिक्योरिटी जो शरिया कंप्लाइंट हो, उसके ऊपर जो है वो सूद को भी जाहिर बात है सूद के नाम से नहीं रिटर्न के नाम से पुकारा जाता है। दिस इज ऑल्सो कवर्ड विद इन द सेपरेट टैक्स रेजिम। इसके अलावा अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो रॉयल्टी की, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको अर्ज की थी कि नॉन रेजिडेंट की अगर फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान से बाहर वो कमा रहा है तो उसका पाकिस्तान में हमें कोई डिस्कशन नहीं होगा। अगर फॉरेनर की या नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तानी सोर्स इनकम है तो फिर बातचीत करिए। तो यही लिखा हुआ है, पाक सोर्स इनकम है किसकी, फॉरेनर की या नॉन रेजिडेंट की, जो रॉयल्टी इनकम अर्न कर रहा है, फी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज अर्न कर रहा है, यानी कि जिसको हम आईटी सर्विस कहते हैं, फी फॉर मनी ट्रांसफर ऑपरेशंस, कार्ड नेटवर्क सर्विसेज, पेमेंट गेटवे सर्विसेज, इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज फॉर नॉन रेजिडेंट। ये जो वीजा कार्ड वगैरह की जो पेमेंट्स होती हैं, इसको जो है वो बहरहाल इसके अंदर टर्मिनल पेमेंट्स और ये जो है वो कार्ड पेमेंट्स वगैरह के अंदर आप ले लीजिए। तो जो भी नॉन रेजिडेंट को आप जो है वो पेमेंट करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ आईटी, ऑन अकाउंट ऑफ टेक्निकल सर्विस, ऑन अकाउंट ऑफ द बैंकिंग चैनलाइजिंग पेमेंट्स, ऑन अकाउंट ऑफ जो है वो रॉयल्टी, ये चारों पेमेंटों को आप जो है वो सेक्शन नंबर 6 के तहत पाकिस्तान में जो टैक्स करेंगे वो एसटीआर के अंदर करेंगे। फिर इसके बाद 7वां नंबर सेक्शन है, उसके अंदर है शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, शिपिंग लाइन या फिर एक एयरलाइन। और अगर जो है वो ये तो नॉन रेजिडेंट था, तो अब जो है वो रेजिडेंट का क्या होगा, शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो रेजिडेंट का तो जो है वो शिपिंग बिजनेस जो है वो एसटीआर में है, मगर रेजिडेंट की अगर एयरलाइन हुई लाइक एयर ब्लू है, लाइक पीआईए है, वो एनटीआर में जाएगी। अब आप ये लोग बहस कर रहे होते हैं एयर ब्लू वाले पीआईए वाले कि हम एनटीआर में हैं, हमें कैसे पता चला। तो भाई आप एफटीआर में नहीं हो, तो इनको कैसे पता चला पीएनएससी को कि वो एफटीआर में है। वैसे पता चला कि पीएनएससी जो है वो शिपिंग बिजनेस है, रेजिडेंट का है, 7A के अंदर शामिल है। अच्छा, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ एवरी पर्सन अदर देन कंपनी, यानी इंडिविजुअल और एओपी है ये। और इसमें ये है कि अप टू 5 मिलियन है, अप टू ₹5 मिलियन। अगर आप 5 मिलियन तक इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं और आप इंडिविजुअल और एओपी हैं, कंपनी नहीं है, तो उस सूरत हाल में आप इस इनकम को एसटीआर में लीजिएगा। और बिल्डर का जो है वो टैक्सेशन है, और डेवलपर्स का टैक्सेशन है, और इसके अलावा जो है वो टैक्स ऑन डीम इनकम है। टैक्स ऑन डीम इनकम बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर ये है कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को
लेट आउट नहीं किया, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को बिजनेस के अंदर भी इस्तेमाल नहीं किया, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर जो वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये जो होर्डिंग्स की हुई है लोगों ने रियल एस्टेट के अंदर, इसको हम जो है वो रिलीज करना चाहते हैं। यानी लो कह रहा है हम चाहते हैं कि या तो आप इसको बेचें ताकि बेचने पे सेलिंग प्राइसेस का प्रेशर कम हो और इसके ऊपर प्राइसेस डाउन हो, या फिर ये कि बहरहाल इसको काम में लाइए ताकि लोगों को रोजगार मिले। लोग अगर बात नहीं मान रहे तो उनके ऊपर एक डीम इनकम का कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा, इंशाल्लाह आपको पढ़ाया जाएगा कि फेयर मार्केट वैल्यू निकालिएगा प्रॉपर्टी की, और उसके ऊपर जो है वो 5% उसकी जो है वो अप्लाई कीजिएगा। यानी 100 मिलियन की प्रॉपर्टी होगी तो 5% का मतलब बना कि 5 मिलियन रुपए उसकी जो है वो डीम इनकम होगी। हालांकि खाली प्लॉट पड़ा हुआ है मगर डीम इनकम मान ली जाएगी, और इसके ऊपर जो है फिर 20% का टैक्स रेट है, जो कि जो है वो बहरहाल 5 मिलियन के ऊपर 20% 1 मिलियन बनता है। ये सेक्शन 7E का टैक्स कहलाता है। ये सारे टैक्सेस जो हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके अंदर आप एक बात नोट करेंगे कि यहाँ पे कोई एक्सपेंस वगैरह अलाउ नहीं हो रहा होगा। और क्या क्या इसके फीचर्स होंगे अभी नीचे पूरा मैं सेक्शन 8 की रो से बताता हूँ। ये सेक्शन हमने याद कर लेने हैं। सेक्शन नंबर 5, 5A, 5, 5 AA, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 7D और 7E, और ये सारे के सारे STR के सेक्शन कहलाते हैं। प्रेजेंटिव टैक्स रिजिम में ये होता है कि आपका जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी के हवाले से शामिल हो जाता है सेक्शन 169 के तहत, और वो फाइनल टैक्स मान लिया जाता है। इसके ऊपर मजीद कोई जो है वो इनकम की कंप्यूटेशन वगैरह नहीं होती। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज और जो प्लॉट्स होते हैं, यानी कि शायद मैं समझ रहा हूँ कि आप बिल्डर्स की बात पूछ रहे हैं फंसी, वो तो स्टॉक इन ट्रेड होता है, वो आइडल नहीं होता है। वो तो स्टॉक इन ट्रेड होता है, और स्टॉक इन ट्रेड जो है वो बिक गया नहीं बिका उसके ऊपर ये 7E नहीं लगता। 7E जो है वो उसके ऊपर लगता है जो आइडल हो। अच्छा, अब अगर आपकी इनकम जो है वो इन दोनों में फिट नहीं होती है तो फिर आप NTR का सब्जेक्ट हैं, और इसके लिए जो है वो आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना चाहिए? इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए सेक्शन नंबर 8। इसके लिए आपको कौन सा पढ़ना चाहिए? इसमें पढ़ना चाहिए सेक्शन नंबर 169। और इसमें कौन सा पढ़ना चाहिए? उसमें आपको पढ़ना चाहिए 9, 10 और 11। इन तीनों का मैंने कंपैरिजन आपके साथ शेयर करना है, वो जरा देखिए। इससे पहले मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताऊं। आई मीन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज अगर आइडल हो, हाँ दोनों में है। दोनों ही अगर यानी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज भी अगर आइडल हो, यानी कि आपका कोई बेंगलो वगैरह है और आप उसको किराए पे नहीं दे रहे, तो उस सूरत हाल में भी ये 7E का टैक्सेशन आपके ऊपर लग जाता है। फजी, PTR शुरू ही कहाँ किया है? अभी कर रहा हूँ। विश्वास शुरू ही नहीं किया अभी तो। ये भी फंसी, ये भी शुरू नहीं किया अभी तो, खाली आपको बताया है कि STR और FTR होता है। फर्क वो शुरू ही कहाँ किया है अभी। अच्छा ये देखिए जरा विश्व, आप जो सवाल पूछ रहे थे, देखें आपकी वो मेरी मर्जी नहीं है कि FTR में क्यों है। बड़े बड़े जो भी माहिर लोग हैं उन्होंने भी याद किया हुआ है कि ये FTR होता है, आप भी याद करेंगे, मैं भी याद करूंगा। सेक्शन नंबर 154 है, जिसके तहत ये है कि बाहर से अगर कोई आपकी इनवर्ड रेमिटेंस आती है एक्सपोर्ट की, तो उसके ऊपर 1% का टैक्स डिडक्ट कर लेता है बैंक। क्यों कर लेता है? 154 नंबर सेक्शन ने कहा। अब ये 154 का जो विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है, ये सेक्शन 169 के अंदर शामिल है। तो बिकॉज ऑफ द रीजन इसके अंदर जो है वो इसको कहा जाता है ये FTR की इनकम है। देखिए ये जो 1% का टैक्स डिडक्ट हुआ है, इसके नतीजे में हुआ ये कि आपकी इनवर्ड रेमिटेंस अगर 1 लाख रुपए की थी तो 1000 रुपए का टैक्स कटा, तो 1 लाख रुपए की तो आपकी सेल रेवेन्यू है। आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी जो आइडियली जो है वो 60 to 70% ऑफ द सेल प्राइस होगी। फिर इसके बाद जो है वो आपके कोई और एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, फ्रेट वगैरह। तो वो सारे चीजें वो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद शायद आप जो है वो 10-20 रुपए कमा पा रहे हो, यानी कि 10,000 20,000 रुपए, उसके ऊपर टैक्स नहीं कैलकुलेट होगा। ये लाख रुपए की इनवर्ड रेमिटेंस के ऊपर हो रहा है, और ये लाख रुपए की इनवर्ड रेमिटेंस के ऊपर होने के ऊपर मैं इसको कह रहा हूं कि ये है
ग्रोस बेसिस टैक्सेशन, कोई एक्सपेंस, कोई जो है वो और इधर उधर की कटौती माइनस नहीं हो रही, और ये जो है वो बहरहाल सीधा सा बहुत आसान सा टैक्सेशन हो गया। दिस इज द टैक्सेशन वेयर इन देयर इज द डाइवोर्स बिटवीन द एक्चुअल रिजल्ट्स एंड द टैक्सेबिलिटी, यानी वॉट एवर द इनकम यू आर अर्निंग इज नॉट इन द आईज ऑफ द टैक्स अथॉरिटीज, यू आर बिल्डिंग अप योर एम्पायर विदाउट दिस रिगार्ड, विदाउट कंसिडरिंग कि आप टैक्स रिटर्न के अंदर क्या शो कर रहे हो। टैक्स रिटर्न के अंदर तो बहरहाल आपका रेवेन्यू जो है वो फोकल पॉइंट है, किसके लिए? टैक्स अथॉरिटीज के लिए। नेक्स्ट जो है वो दूसरी एग्जांपल मैंने दी कि एसबीपी जो है वो क्या करता है कि जब आपका प्राइस निकलता है प्राइस बॉन्ड के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर 1 मिलियन का प्राइस जो है वो निकला, तो उसके ऊपर जो है वो 1.5 लाख रुपए का टैक्स यानी 15% के हिसाब से टैक्स डिडक्ट कर लिया, एंड दिस इज द फाइनल टैक्स। अब ये दोनों का ये फाइनल टैक्स क्यों होता है? लो ने कहा है ये दो ही अमाउंट के ऊपर होता है, नहीं और भी बहुत से अमाउंट है, यानी तकरीबन जो है वो आपको 7 अमाउंट ऐसे मिलेंगे जो एफटीआर के हैं, जो इंशाल्लाह हम एक जगह पे देखेंगे। आज की क्लास में आप दो लेके जा रहे हैं, तो दो अमाउंट को जो है वो विथहोल्डिंग टैक्सेस की बेस पे एफटीआर कह दिया गया। अब बताइए विश्वा, आपका क्या सवाल है? विश्वा, आप इसमें कोई सवाल है आपका? क्या आप कह रहे थे कि पीटीआर मुझे समझ में नहीं आया, तो पीटीआर आपको समझ में आया? पीटीआर इज नथिंग देन जस्ट मेमोराइजिंग द विथहोल्डिंग टैक्स ऑन द रेवेन्यू, बस खत्म। इसके बाद जो है पीटीआर इज नॉट कैलकुलेटिंग एनीथिंग एल्स। इवन द पर्सन हु हैज सफर्ड द विथहोल्डिंग टैक्स, यानी कि जिसको हम विथहोल्डिंग कहते हैं, साल के आखिर में ये कह के गुजर जाता है कि भाई मेरा तो विथहोल्डिंग टैक्स मेरे विथहोल्डिंग एजेंट ने जमा कराया है, और उसके ऊपर बहरहाल जो है वो मेरी कोई फर्दर लाइबिलिटी बनती नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात, नाउ द नेक्स्ट थिंग। जी बिल्कुल है, फंसी उसमें, चूंकि उसकी लिस्ट लंबी है, तो उसको मैंने आज की क्लास में उसके रेट्स आपको जो है वो शेयर करके ओवरबर्डन नहीं करना। अगर आपको सुनने में दिलचस्पी हो तो रिटर्न ऑन सुकूक के ऊपर जो है वो 12.5% और 10% है। इसके अलावा डिविडेंड के ऊपर 15% है। इसके अलावा जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट यानी इंटरेस्ट इनकम के ऊपर 15% है। शिपिंग बिजनेस के ऊपर जो है वो 8% है। एयरलाइन के बिजनेस के ऊपर 3% है। रॉयल्टी के ऊपर 15% है। आईटी सर्विस के ऊपर 10% है। तो एक तरीके से तामुल से इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो इंशाल्लाह आपको भी याद हो जाएंगे। अच्छा, फिर मैं आपको एक चीज बताऊं। ये कैलकुलेशन का मेथड सेम है, रेवेन्यू के ऊपर रेट लगा दीजिएगा। अच्छा, अब अभी जो मैंने आपको शीट शेयर की थी उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि विथहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी के ऊपर एफटीआर एस्टेब्लिश होता है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता चाहता हूँ। अगर आपकी इनवर्ड रेमिटेंस होती है बाहर से, और बैंक जो है वो शायद उनके सिस्टम में कोई एरर हो गया, या शायद उनको नावाफियत थी, नया नया बैंक है, तो कोई ऐसी गलती हुई कि उन्होंने विथहोल्डिंग टैक्स आपका नहीं डिडक्ट किया, तो क्या इनकम आपकी विथहोल्डिंग टैक्स के डिडक्ट ना होने के ऊपर चली जाएगी एनटीआर से पीटीआर से निकल के एनटीआर के अंदर? नहीं, इनकम जो है वो अभी भी पीटीआर में रहेगी, बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये आ जाएगा कि अब एक्सपोर्टर जो है इस शान से, जो पहले ये कह रहा था कि भाई विथहोल्डिंग एजेंट से पूछिए उसने मेरा टैक्स जमा कराया है, अब जो है वो बहरहाल ये नहीं कहेगा कि विथहोल्डिंग एजेंट से पूछिए, ये खुद से जाके अपना टैक्स जो है वो पे करेगा। द एक्सपोर्टर विल पे हिमसेल्फ द टैक्स विच अदरवाइज वुड हैव बीन डिडक्टेड बाय द बैंक। नॉन डिडक्शन जो है तो नहीं, डिडक्शन तो नहीं हुई, मगर डिडक्टिबिलिटी तो फिर भी थी। तो लो ये नहीं कहता कि डिडक्शन हो जाए या कलेक्शन हो जाए, बल्कि लो क्या कहता है, डिडक्टिबिलिटी और विथहोल्डिंग टैक्स हो जाए, कलेक्टिबिलिटी और विथहोल्डिंग टैक्स हो जाए, बस आपका फाइनल डिस्चार्ज हो गया पीटीआर से मुतालिक। पीटीआर की विथहोल्डिंग टैक्स के कलेक्शन की या डिडक्शन की शर्त नहीं है, बल्कि कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी की शर्त है। अच्छा, अब अगर एक और एग्जांपल दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा था कि ये प्राइस भी है, इसी तरीके से एक सेक्शन जो है वो विनिंग्स का भी है।
जैसे प्राइस के ऊपर जो है वो 15% टैक्स डिडक्ट होता है। एक विथहोल्डिंग टैक्स विनिंग का भी है कि अगर कोई क्विज प्रोग्राम हो, उसमें अगर आपकी कोई विनिंग हो जाती है रेफ्रिजरेटर की, कोई जो है वो बाइक की, तो उसके ऊपर ये होता है कि वो जो रेफ्रिजरेटर या बाइक है उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर 20% जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट करता है एंकर, और गवर्नमेंट के पास आपके नाम से जमा करा देता है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका जो प्राइस निकला है वो निकला है दुबई ड्यूटी फ्री जोन के ऊपर, यानी दुबई में आप कोई ट्रेवल वगैरह करने गए और वहां पे जो है वो आपका विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो वहां पे कोई आपका प्राइस निकल आया, तो आप क्या सोचते हैं कि दुबई ड्यूटी फ्री जोन अथॉरिटी जो है वो आपका टैक्स डिडक्ट करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं डिडक्ट करेगी। आपने पहली क्लास में मेरे साथ पढ़ा था कि दिस लॉ एक्सटेंड्स टू होल पाकिस्तान, तो हाउ कैन यू इमेजिन कि भाई जो है वो दुबई फ्री जोन अथॉरिटी आपका टैक्स डिडक्ट कर रही होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं डिडक्ट करेगी। तो इस सूरत हाल में क्या होगा? इस सूरत हाल में ना डिडक्शन होगी ना ही डिडक्टिबिलिटी है। इन दिस केस देर इज नीदर द डिडक्शन नॉर द डिडक्टिबिलिटी। तो फिर इस सूरत हाल में क्या होगा? पीटीआर अप्लीकेबल नहीं होगा और इस इनकम को आपको नेट इनकम बेसिस यानी एनटीआर में टैक्स करवाना पड़ेगा। जिन जिन ट्रांजैक्शंस को इंशाल्लाह पीटीआर में आपको प्रूफ किया जाएगा उन इनकम के अंदर विथहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर विथहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी ना हो तो कहां पे नहीं होती है? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स में। अगर जो है वो आपका प्राइस बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, फॉरेन कंट्री का है, अगर आपकी विनिंग्स जो हैं वो फॉरेन जो है वो कंट्री के अंदर हैं, तो उसके अंदर 156 के विथहोल्डिंग टैक्सेस थोड़ी इकट्ठे किए जाएंगे, तो उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर ये होगा कि फिर वो एनटीआर के अंदर चला जाएगा। अच्छा, अब आप आइए वर्किंग मैकेनिज्म। जो अभी फसी ने पूछा कि होता क्या है दोनों में, इसका तरीकाकार ये होता है कि पहले एफटीआर को पढ़ा जाए, उससे ऑटोमेटिकली जो है वो कंक्लूड हो जाता है कि एनटीआर में क्या होगा, यानी उसका अक्स है, उसका रिवर्स है। एसटीआर में ये होता है कि इनकम की रिकॉर्डिंग में कोई हेड को बीच में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। एफटीआर की इनकम कोई भी हेड का पार्ट नहीं बनती है। मैंने अभी आपसे बात की थी 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, सैलरी है, प्रॉपर्टी इनकम है, इसके बाद बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, मगर एफटीआर की इनकम किसी हेड का पार्ट नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई थी, सब सेक्शन 5 में भी लिखा हुआ था सेक्शन 4 के कि टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, मीनिंग देयर बाय किसी भी हेड का पार्ट नहीं बनेगी। पीटीआर में भी बिल्कुल डिटो कॉपी है, हालांकि ये सेक्शन 8 है और ये सेक्शन 169 है, मगर कॉपी पेस्ट है लॉ में भी और हमारे नोट्स में भी। अब एनटीआर की इनकम होती है तो इसमें क्या होता है? इनकम जो है वो 5 हेड्स में जो है वो कहीं ना कहीं ग्रुप होगी, सैलरी में होगी या प्रॉपर्टी में होगी, बिजनेस में होगी, कैपिटल गेन में होगी, अदर सोर्सेज में होगी। सैलरी में वो अमाउंट आते हैं जो एम्प्लॉयमेंट से जनरेट होते हैं, प्रॉपर्टी में जो रेंट से जनरेट होते हैं, बिजनेस में ट्रेड सर्विस रेंडरिंग और मैन्युफैक्चर, कैपिटल गेन में डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, अदर सोर्सेज में एनी ऑफ द इनकम जो कि जो है वो एफटीआर भी नहीं है और जो है वो बहरहाल ऊपर 4 में भी कहीं फिट नहीं होती है तो वो अदर सोर्सेज में चली जाएगी। एफटीआर के इनकम में कोई अलाउबल डिडक्शन नहीं होते। इनकम टैक्स लॉ में एक्सपेंस को एक्सपेंस नहीं बोलते, अलाउबल डिडक्शन बोलते हैं। तो अलाउबल डिडक्शन एफटीआर के अंदर कोई नहीं है, दोनों में कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे अगर जो है वो देखेंगे तो आपको जो है वो इंशाल्लाह हेड्स के अंदर एक्सपेंसेस को क्लेम करने का तरीकाकार लिखा होगा कि भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये एक्सपेंस माइनस कर लीजिएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये माइनस कर लीजिएगा। अच्छा, अब अगर जो है सूरत हाल ये हो कि आपको, आप अकाउंटेंट हैं माशाल्लाह, आपको आइडिया होगा कि अगर एक्सपेंसेस जो है वो इनकम से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है? फिर लॉस हो जाता है। तो लॉस की सूरत हाल में ये जरूरी होता है कि आपकी इनकम में एक्सपेंस माइनस होने चाहिए। एफटीआर की तो इनकम ऐसी है कि जिसमें एक्सपेंस ही क्लेम नहीं होते हैं, नतीजतन एफटीआर की इनकम में तो कभी लॉस आ ही नहीं सकता, तो इसमें कभी भी लॉस नहीं होगा। मगर ये कि एनटीआर की इनकम होगी तो उसमें बहरहाल जो है वो लॉस आ सकता है। और देखिए हर हेड की आप अलग अलग इनकम निकाल रहे हैं, प्रॉपर्टी की अलग निकाल रहे हैं, बिजनेस की अलग निकाल रहे हैं, तो ये हो सकता है कि भाई जो है वो एक हेड में लॉस हो और एक हेड में इनकम हो। तो देर इज अ प्रोसीजर अवेलेबल अंडर द लॉ, the income of any head can be reduced by use of losses of other head as per criteria under the ordinance.
और अगर जो है वो लॉसेस खर्च ना हो सके करंट ईयर में, बिकॉज ऑफ द रीजन योर इनकम इज सो मीगर विच कैन नॉट एब्जॉर्ब ऑल ऑफ द लॉसेस, द अनयूटिलाइज्ड लॉसेस इज सब्जेक्ट टू कैरी फॉरवर्ड, जो कि जो है वो एक ऑर्डिनेंस में एक तरीका कार से कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जो कि सेक्शन 56 से 59 बी के दरमियान लिखे हुए हैं। आइडियली 6 साल के लिए लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। होटल इंडस्ट्री है, रेजिडेंट होटल कंपनी है, तो वो 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करती है। डिप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, अमोर्टाइजेशन है, तो वो लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो बहरहाल कैरी फॉरवर्ड होके किस में कहाँ पे ऑफसेट होंगे उसके तरीकाकार लॉ में मौजूद है, मगर ये सारी बातें जो है वो एनटीआर में सूट करती है। एफटीआर में तो लॉस का कोई तस्करा ही नहीं है। अच्छा, जब हम इनकम को निकाल रहे हैं एनटीआर के अंदर, तो दो चीजें हम कम कर चुके हैं। एक तो एक्सपेंसेस माइनस कर चुके हैं, फिर नीचे जो है वो नंबर 3 में आप लॉसेस को भी एडजस्ट कर रहे हैं, एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के इनकम से। अब जो है वो नीचे एक और डिडक्टिबल अलाउंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। डिडक्टिबल अलाउंस ये 4 अमाउंट्स होते हैं। इंशाल्लाह जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि ये क्या चीजें होती हैं, मगर एक बहरहाल आज की क्लास में ये 4 अमाउंट्स आप याद रखिएगा। एक होता है जक़ात अंडर जक़ात नुशर ऑर्डिनेंस, एक है WWF जिसका पूरा नाम बता है वर्कर्स वेलफेयर फंड, एक होता है वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये जो है वो बहरहाल एक गवर्नमेंट लेवी है ये भी, और चौथे नंबर पे है एजुकेशनल एक्सपेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। ये 4 अमाउंट्स के ऊपर अगर आपने एक्सपेंसेस किए हैं, नो डाउट ये एक्सपेंसेस हैं, मगर ये किसी हेड से माइनस नहीं होते हैं। जब आप 5 हेड्स को एग्रीगेट कर लेते हैं, तो 5 हेड्स के एग्रीगेट को जो है वो लॉ में कहा गया है कि ये टोटल इनकम है। जब टोटल इनकम में से आप ये 4 अमाउंट्स को माइनस कर देते हैं जिसको डिडक्टिबल अलाउंस कहते हैं, तो फिर इसके बाद जो फिगर आती है उसका नाम है टैक्सेबल इनकम। उसका नाम है टैक्सेबल इनकम। व्हाट इज टैक्सेबल इनकम? दिस इज द टैक्सेबल इनकम which is arrived at after providing the adjustment of deductible allowances against the total income। चूंकि ये तो ग्रोस बेसिस पे टैक्सेशन है एफटीआर में, तो वहां पे तो ना लॉसेस की कोई एडजस्टमेंट हुई है, ना एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे डिडक्टिबल अलाउंस की भी नहीं होगी। टैक्स क्रेडिट, अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई कि भाई टैक्स क्रेडिट वो चीज होती है जिससे लाइबिलिटी में कमी होती है। एफटीआर की दोनों किस्मों में कोई टैक्स क्रेडिट जो है वो एडजस्ट नहीं होगा, कोई टैक्स क्रेडिट जो है वो एडजस्ट नहीं होगा। इनकम भी ग्रोस है और लाइबिलिटी भी ग्रोस है एफटीआर की, मगर ये कि जो है वो टैक्स लाइबिलिटी अगर जो है वो एडजस्ट होने की कहानी बन रही हो तो ये एनटीआर में पॉसिबल है। और ये जो है वो बहरहाल जब एनटीआर में आप टैक्स लाइबिलिटी में क्रेडिट क्लेम कर लेते हो, तो इसके बाद जो फिगर आती है उसका नाम बन जाता है आपका टैक्स पेएबल। उसका नाम बन जाता है टैक्स पेएबल। अच्छा, अब ये जो इन्होंने पूछा था किसी ने, फसी ने शायद, कि भाई जो है वो इन दोनों में की डिफरेंस क्या है, पीटीआर में और एसटीआर में। ऊपर से तो अभी तक जितनी भी बातें हैं सेक्शन में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट है, तो यहाँ पे जो है वो फर्क नजर आएगा। एसटीआर की इनकम में आप रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स रेट जो है वो इनकम के ऊपर अप्लाई करते हैं, कोई विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है तो वो नेट कर लेते हैं, बाकी जो है वो आप गवर्नमेंट को जाके दे आते हैं। अब जैसे डिविडेंड है, डिविडेंड के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है, तो जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, यानी कि इनकम के ऊपर आपने 15% का टैक्स रेट लगाया, डिविडेंड इनकम के ऊपर 15% का टैक्स रेट लगाया, उसके ऊपर जो लाइबिलिटी निकली उतना ही विथहोल्डिंग टैक्स से नेट करके फिर गवर्नमेंट को कहिएगा जीरो पेएबल। शिपिंग बिजनेस है जिसके ऊपर मैंने कहा कि फ्रेट रेवेन्यू के ऊपर आप 8% लगाते हैं, एयरलाइन के केस में फ्रेट रेवेन्यू के ऊपर आप 3% लगाते हैं, लाइबिलिटी में कोई जो है वो क्रेडिट क्लेम नहीं हो सके, कोई विथहोल्डिंग टैक्स एडजस्ट नहीं हो सकेगा, क्योंकि फ्रेट इनकम के ऊपर कोई टैक्स, विथहोल्डिंग टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। एज अ रिजल्ट जो है आपको जो है वो जहां पे विथहोल्डिंग टैक्स की डिडक्टिबिलिटी, विथहोल्डिंग टैक्स की कटौती नजर आई अपनी एसटीआर से मुतालिक, तो लाइबिलिटी में से ऑफसेट कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। मगर ये कि जो है वो अगर पीटीआर की इनकम होगी तो इसमें रिटर्न जो फाइल किया जाएगा उसके अंदर एक खास इजहार किया जाएगा। वो इजहार ये किया जाएगा कि हमारा टैक्स विथहोल्डिंग एजेंट ने जमा करा दिया है, हम विथहोल्डिंग हैं, हमारा विथहोल्डिंग टैक्स
हमारा विथहोल्डिंग एजेंट ने साल के दौरान में ही जमा करा दिया है। देयर विल बी नो सच क्लेम इन एसटीआर बिकॉज इन एसटीआर एवरी केस विथहोल्डिंग टैक्स is not applicable and as a result there can be some situation of the payable, but here is there is the most likely situation in PTR कि आपको जो है वो कोई भी अमाउंट जो है वो देना ही नहीं पड़ेगा। बहरहाल जो इतना भी विथहोल्डिंग टैक्स होगा वही आपका फाइनल टैक्स हो जाएगा। मगर ये के बहरहाल ये बात है कि जो अभी एक्सेप्शन के तौर पे बताई थी कि वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड और डिडक्टेड, मगर ये कि फेलियर हो गया पेयर का, उसने डिडक्ट नहीं किया, तो फिर उस सूरत हाल में आप उतना ही टैक्स जितना इसको डिडक्ट करके पे करना था विथहोल्डिंग एजेंट को वो खुद से आप जाके पे कराइएगा। बट दिस इज वेरी रेयर ओकेजन, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन। बाकी प्रैक्टिकलिटी ये है कि पीटीआर वाले लोग अपने आप को रिटर्न के अंदर ये शो करके कि हमारा विथहोल्डिंग एजेंट हमारा टैक्स काट चुका है वो फारिग हो जाते हैं। अच्छा, अब एक और बात आपको बताएं। नहीं, रिटर्न तो सबका एक ही है, एनटीआर एसटीआर सबका एक ही है अपना अदनान, रिटर्न तो सबका एक ही है। वो जो भी रिलेवेंट पेजेस हैं वो देखें, जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है वो भी उसी कॉपी पे लिखता है, जो बेचारा फेल हो जाता है वो भी उसी कॉपी पे लिखता है, मगर जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसके पेजेस ज्यादा भरे हुए होते हैं, जो बेचारा फेल हो जाता है उसके पेजेस कम लिखे हुए होते हैं। इन द सेम वे जिसकी एसटीआर भी है, एनटीआर भी है, पीटीआर भी है, उसके पेजेस ज्यादा हैं। जिसके खाली एसटीआर है तो उसका पेज कम है, जिसके पीएसटीआर और पीटीआर है उसके बहरहाल निस्बतन ज्यादा है। तो इस तरीके से होता है, रिलेटेड पेजेस हैं उसको फिल करना होता है। अच्छा, अगली बात, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ हायर रेट ऑफ नॉन एटीएल। मैंने आपको जब सिलेबस डिस्कस किया था और उसके साथ मैंने लो का फॉर्मेट आपसे डिस्कस किया था, तो उस वक्त मैंने आपसे एक बात अर्ज की थी कि जो विथहोल्डिंग एजेंट होता है वो जब विथहोल्डी को पे करता है तो उस केस में ये देखता है कि विथहोल्डी जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में एफबीआर की है कि नहीं है। अगर वो एफबीआर की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होता है विथहोल्डी, तो जो नॉर्मल विथहोल्डिंग टैक्स का रेट है वही पे डिडक्ट करता है। मगर अगर वो ये देखता है कि ये विथहोल्डिंग एजेंट देख रहा है कि विथहोल्डी जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो वो विथहोल्डिंग टैक्स को डबल कर देता है। इसको कहते हैं डबलिंग ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स। यानी कि अगर प्राइस बॉन्ड जब आप इनकैश कराने जाओगे स्टेट बैंक में और वो देखेगा कि आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो वो 15 की बजाय 30% का विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करेगा। अब सेक्शन 169 में ये इशू डिस्कस हुआ है कि अगर जो है वो आप चाहे वो एसटीआर के हो या चाहे एनटीआर, चाहे वो आप एसटीआर के हो या चाहे जो है वो आप पीटीआर के हो, अगर आप विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो आपका डबल हो जाता है, तो जो आपका टैक्स लाइबिलिटी है वो डबल वाले अमाउंट से जो है वो कंसीडर होगी कि सिंगल वाले अमाउंट से कंसीडर होगी। और अगर सिंगल वाले अमाउंट से कंसीडर होगी तो उस केस में फिर आपका जो है वो एडजस्टमेंट का क्या मामला बनेगा, इसका जरा जो है वो मैं आपसे तस्करा करना चाहता हूँ। आप ये पॉइंट पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर होगा। Where the tax collected or deducted is final tax under any provision of the ordinance and 100% higher tax rate has been prescribed for the said tax year. The 10 schedule, the final tax shall be the tax rate in the first schedule and the excess collected under the 10th schedule specified person not appearing in the active taxpayer list shall be adjustable in case the return is filed before the finalization of assessment as provided in rule 4 of the 10 schedule. Rule 4 of the 10 schedule ये कहता है कि अगर आप जो है वो जिस साल में आपका विथहोल्डिंग टैक्स डबल हुआ है उसी साल में आप तौबा कर लें और इस साल का आप रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर लें, तो आपका जो विथहोल्डिंग टैक्स डबल हुआ है द एक्सेस विथहोल्डिंग टैक्स
जो है वो आप रिफंड के तौर पे क्लेम कर लीजिएगा या कैरी फॉरवर्ड के तौर पे क्लेम कर लीजिएगा। बाकी अगर अदरवाइज आप इस साल भी जो है वो तौबा नहीं करते तो फिर आपका टैक्स एक्सपेंस जो है वो डबल ऑफ द विथहोल्डिंग टैक्स की रूल से माना जाएगा। इसकी एग्जांपल, डिविडेंड जो है वो एफटीआर में फॉल करता है, चार्जेबल है 15% पे, अप्लीकेबल विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो 15% है। अगर शेयर होल्डर का नाम एटीएल में नहीं आता तो फिर उस सूरत हाल में विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो 30% हो जाता है। अब शेयर होल्डर जो है वो रिटर्न अगर फाइल कर देता है सेम ईयर में जिस साल में ये डबल इसके ऊपर कटा है या कल डिडक्ट हुआ है, तो अपनी टैक्स एक्सपेंस जो है वो अपने रिटर्न के अंदर ये 15% दिखाएगा, और जो रिमेनिंग जो 15% यानी डबलिंग का जो अफेक्ट है वो रिफंडेबल के तौर पे दिखाएगा। ऑन दी अदर एंड अगर ये फिर भी बाज नहीं आता और ये जो है वो आज भी जो है वो इसी रविश पे है कि मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा, तो फिर उस सूरत हाल में इसका टैक्स एक्सपेंस जो है वो 30% से रिकॉर्ड किया जाएगा। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द हैबिचुअल नॉन कंप्लाइंट सेक्टर कि अगर आपका विथहोल्डिंग टैक्स हम डबल कर रहे हैं तो ये नहीं इसलिए नहीं कर रहे कि हम आपसे जो है वो एक अमाउंट लेके खामोश बैठ जाएंगे। देर बदेर आपको जो है वो ट्रेस कर लेंगे हम, और आपको जो है वो एम्बिट में आना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल्सो फॉर योर बेनिफिट कि आप खुद वॉलंटरीली क्यों टैक्स नेट में नहीं आ जाते, आपके डेटा तो पहुंच चुका है नॉन फाइलर होने के नाते। तो अगर आप टैक्स नेट में आ जाएंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपका जो है वो डबलिंग वाले अफेक्ट का जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो आपका रिफंडेबल हो जाएगा। आप ओरिजिनल रेट के ऊपर ही जो है वो टैक्स एक्सपेंस अपनी प्रॉफिट और लॉस और अपनी जो है वो रिटर्न के अंदर शो करोगे। बट दिस इज विद द कंडीशन कि आपकी तौबा जो है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले हो जाए। सेम टैक्स ईयर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो आपका एग्जाम का साल है या जो साल शुरू हुआ है, दिस इज कॉल्ड जुलाई 2023 टू जून 2024। जून 2024 का जो इंडिविजुअल और एओपी का रिटर्न है वो इंशाल्लाह जो है वो सितंबर 2024 में फाइल होगा। अब अगर आप जो है वो ये जो जुलाई का महीना है फॉर एग्जांपल इसमें आपको कोई विथहोल्डिंग टैक्स डबल कटा है और आप फंसी हैं और आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपका जो है वो डबल कटेगा। अब साल के आखिर में यानी कि जब 2024 का जो साल है उसका खात्मा हो तो आप सितंबर में जो रिटर्न फाइल करेंगे उसके अंदर 15% का विथहोल्डिंग टैक्स एक्सपेंस दिखाइएगा, 15% का रिफंडेबल दिखाइएगा। बट ऑन दी अदर एंड अगर जो है वो अदनान एवान साहब वो कहते हैं कि नहीं मैं जो है वो 2024 का रिटर्न भी फाइल नहीं कर रहा, 2025 का रिटर्न फाइल करूंगा, और 2025 के रिटर्न के अंदर जो है वो ये चाहते हैं कि 2024 का मैं डबलिंग वाला इफेक्ट जो है वो अब रिफंड के तौर पे क्लेम कर लूं। नहीं 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 नहीं, अगर आप तौबा करना चाहते हैं नॉन कंप्लाइंट से कंप्लाइंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वो सेम ईयर में तौबा हो सकती है, इसके बाद नहीं हो सकती है। सही है। टैक्स ईयर का मतलब जुलाई से जून। जी जी, सेम ईयर की टैक्स रिटर्न। अच्छा, अब ये बस क्लास का एंड कर रहा हूँ, बस एक चीज आखिरी मर्तबा समझ लीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि पेजेस आ जाते हैं, ये देखिए मैंने आपसे अर्ज की थी तो भी कोई हर्ज नहीं है, रिटर्न जो है वो 12 सेम ईयर का फाइल हो जाए। इसमें ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि भाई जो है वो आपने डिले किया हो या रूटीन पे फाइल किया हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इंशाल्लाह जो है वो डिले फाइल कर देंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरचार्ज के साथ आप डिले कर लें, एक्सटेंशन के साथ डिले कर लें, जो भी तरीकाकार होता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये देखिए, मैंने जब क्लास का शुरू स्टार्ट लिया था तो उस वक्त मैंने आपसे बात की थी कि डिवीजन वन और डिवीजन टू है। ये देखिए डिवीजन वन जो है वो इंडिविजुअल और एओपी के लिए है, और इसमें आप देखिएगा कि इस बजट में इसमें चेंजेस आई हैं। ये टैक्स रेट जो है वो एग्जाम में आप जाहिर बात है याद तो नहीं करेंगे क्योंकि ओपन बुक है, आप जाके देख सकते हैं, मगर ये कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे होगा इंडिविजुअल और एओपी का जो टैक्स रेट होगा वो आपको जो है वो क्लोज नंबर वन के अंदर देखना है, डिवीजन वन के अंदर, डिवीजन वन पार्ट वन फर्स्ट स्केड्यूल, और इसके क्लॉज नंबर वन में आपको इंडिविजुअल और एओपी का मिलेगा। और इसके बिल्कुल नीचे जो है वो डिवीजन यही जो है वो जो डिवीजन वन पार्ट वन फर्स्ट स्केड्यूल है, इसके क्लॉज नंबर टू में सैलरीड इंडिविजुअल की बातचीत है। और सैलरीड इंडिविजुअल के केस में ये है मामला
कि वो बंदा सैलरीड इंडिविजुअल हो जाता है जिसकी सैलरी जो है वो 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से जायद हो जाए। अच्छा, अब इसमें जो चीजें मैं आपको बतानी है, आगे भी इंशाल्लाह क्लासों में काम आता रहेगा ये। शुरू के 6 लाख रुपए तक आप दोनों में देखें 0% है, मगर ये कि यहाँ पे सैलरीड इंडिविजुअल के केस में 7 स्लैब पे पहुंचने के ऊपर जो है वो 4 मिलियन, और इसके ऊपर जो है वो हाईएस्ट रेट जो है वो 35% बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 6 स्लैब के ऊपर जो है वो 6 मिलियन में पहुंच जाता है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 स्लैब में यानी कि थोड़ा सा स्लो स्लो चलते हुए 4 मिलियन पे पहुंचे हैं 7 नंबर पे, और वहां पे 35% का रेट हो जाता है। यहाँ पे जो है वो ये हो रहा है नॉन सैलरीड के केस में, ये नॉन सैलरीड था, यहाँ पे 4 मिलियन के ऊपर 35% पे पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे जो है वो 6 मिलियन के ऊपर 35% पे पहुंच रहे हैं। तो 4 मिलियन के ऊपर अगर 35% के टैक्स इंसिडेंस आ जाते हैं और यहाँ पे 6 मिलियन पे टैक्स इंसिडेंस आ जाते हैं, तो बीच में भी अगर आप देखेंगे तो हर सूरत हाल में कितनी भी ट्राई कर लीजिए, हर सूरत हाल में ये होता है कि अगर सेम इनकम सैलरीड इंडिविजुअल की और सेम जो है वो इनकम जो है वो अगर हम नॉन सैलरीड की उठाते हैं, तो टैक्स अफेक्ट या टैक्स इंसिडेंस जो है वो नॉन सैलरीड का हमेशा ज्यादा निकलता है। नॉन सैलरीड का जो है वो टैक्स इंसिडेंस हमेशा ज्यादा निकलता है अनलाइक द सैलरीड इंडिविजुअल। और इसकी रीजन ये है कि ब्रॉडर वे में इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे जो है वो 35% जो है वो नॉन सैलरीड के केस में 4 मिलियन पे आ जाता है, और यहाँ पे जो है वो 6 मिलियन के ऊपर जो है वो 35% पे पहुंच रहे हैं। इसको हम कहते हैं एक्सिलरेटेड प्रोग्रेशन, यानी कि दोनों ही प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम वो होते हैं जिसमें टैक्स रेट के बढ़ने का अंदाज इनकम के बढ़ने के अंदाज के साथ होता है। दोनों ही में जो है वो यही हो रहा है कि इनकम के बढ़ने से टैक्स रेट बढ़ता जा रहा है, मगर एक केस में ये हो रहा है कि 4 मिलियन के ऊपर हाईएस्ट पे पहुंच गए, और एक में ये हो रहा है 6 मिलियन पे हाईएस्ट पे पहुंचे हैं। तो इसमें जो है वो 35 पे पहुंचने की रफ्तार थोड़ी स्लो है, यहाँ पे 35 पे पहुंचने की रफ्तार थोड़ी टाइट है, यानी स्पीड अप है, तो इसीलिए इसको कहते हैं एक्सिलरेटेड प्रोग्रेशन। द लेसन ऑफ द एक्सिलरेटेड प्रोग्रेशन इज सच, इफ यू विल बी कैलकुलेटिंग द टैक्स लायबिलिटी ऑन द सेम इनकम एंड विथ रेफरेंस टू कि ये सैलरीड इंडिविजुअल है और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल ये एओपी है, आपको हमेशा क्लोज 1 की लाइबिलिटी ज्यादा ही मिलेगी और जो है वो क्लोज 2 की लाइबिलिटी हमेशा कम मिलेगी। रीजन मैंने आपको बता दिया, एक्सिलरेटेड प्रोग्रेशन। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने एफटीआर और एनटीआर के फर्क को देख लिया। अल्लाह का शुक्र है कि एसटीआर की पूरी लिस्ट हम याद करके जा रहे हैं। मजीद ये कि इनकम की डेफिनेशन देख ली, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सेक्शन 236Z भी हमने देख लिया, और ये डिवीजन 1 और डिवीजन 2 के अंदर जो टैक्स रेट के मानी है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और जो है वो फ्लैट टैक्सेशन, वो भी देख लिया। अब जो है वो एक बहुत मुश्किल चीज इंशाल्लाह अगली क्लास में करने वाले हैं, उसमें आपका थोड़ा सा ताउन ये चाहिए कि आप आज की क्लास को दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। एफटीआर और एनटीआर के ऊपर आपको काबू आएगा तो उस केस में फिर मैं आपको एक और चीज जो है वो करवा सकूंगा अगली क्लास में, जिसका नाम है मिनिमम टैक्स रिजीम, एमटीआर। वो दोनों का हाइब्रिड है, उसमें एफटीआर के रंग भी नजर आएंगे और एनटीआर के रंग भी नजर आएंगे। तो आप उसके लिए जो है वो तैयार होके आएंगे, पूरी एफटीआर और एनटीआर की फर्क को जो है वो काबू में करके, तो वो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हो सकेगा। तो आज की क्लास से मुतालिक कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। मैं जो इन राइटिंग जो है वो ऐड करता हूँ, फसी वो नहीं होते। जो मेरे जो टाइप कमेंट्स हैं, जैसे कि ये ब्लू फॉन्ट में जो नॉर्मली हमारे नोट्स के अंदर कमेंट्स होते हैं, फुट नोट्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो आपके नोट्स में भी मौजूद हैं। आपने पोर्टल पे देखा होगा शायद, तो आप देखिएगा कि ये जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, ये तो आपकी क्लास की जो है वो दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए आप भी अपने नोट्स को प्रिंट आउट वगैरह जो भी करते होंगे उसके ऊपर भी आप भी ऐसा थोड़ा कलरफुल कीजिएगा, तो कि आपकी भी दिलचस्पी बरकरार रहे। तो हैंड रिटन नहीं होते, बाकी वो दूसरे वाले मौजूद हैं। अच्छा जहीरुद्दीन, अभी ये तो आपने बहुत गड़बड़ कर दी है जो आप सवाल पूछ रहे हैं। हमने बहुत डिटेल में बात की है कि विथहोल्डिंग टैक्सेस के 35 के करीब प्रोविजंस है। विथहोल्डिंग टैक्सेस के जो
35 प्रोविजन है उसमें कोई 7 प्रोविजन ऐसे हैं जिनको 169 में हैंडल किया गया है और उनको कहा गया है कि ये तो एफटीआर हैं, और बाकी जो विथहोल्डिंग टैक्सेस हैं वो 168 में लिखे हुए हैं, मीनिंग देयर बाय, जिसके ऊपर अभी 4 सेक्शन 3 में मैंने बताया था कि वो तो एडजस्टेबल विथहोल्डिंग टैक्सेस हैं, यानी वो कैश एंट्री है, साल के आखिर में लायबिलिटी से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 169 is FTR, 168 is adjustable withholding tax और it is also called credit of third order। किसी और का कोई सवाल? नहीं है, चले इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज।